Also, I'm switching on the recording so that this session is being recorded for again for your future reference, so that अगर आपको future में कभी भी इस session की जरूरत पड़े regarding to the pricing, you can always refer to this, and this is exactly the way आप इसको फिर से देख पाओगे. So चलो मैं शुरू करता हूँ, and in case you feel any issue regarding the session, you always have this chat box again with you and the Q&A box जहाँ पे आप अपने questions and answers ले सकते हो, and which will help us understand कि आपकी queries क्या हैं. So welcome again to SD Academy. यहाँ पे आज हम product pricing की बात करेंगे. अब आप किसी भी business में हो, handmade pricing के related, चाहे आप resin art products बना रहे हैं, या आप candle making बना रहे हैं, या आप soap making बना रहे हैं, और ऐसे किसी भी boutique business में हो सकते हैं जहाँ पे आप एक limited set of products create करते हैं and उसको market में launch करना चाहते हैं या already कर चुके हैं, and you want to improve on that. So something based on this would be there. Also मुझे chat box में जरूर बताइएगा कि आप किस फील्ड ऑफ वर्क में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं. तो आप जो ये आज जो आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है जिसके अंदर आप प्राइसिंग के रिलेटेड मेरे साथ बात कर रहे हैं, ये किस रिलेटेड की प्राइसिंग है, किस प्रोडक्ट के रिलेटेड प्राइसिंग के लिए आप आज इस सेशन में जुड़े हो. तो अगर आप मुझे चैट बॉक्स में वो भी बता पाओगे, सो दैट वुड बी वेरी वेरी नाइस ऑफ यू. उससे मुझे ज्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा कि आपकी नीड क्या है. इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मैं इसको कंटिन्यू करता हूं और आज हम बात करेंगे प्राइसिंग के बारे में इन ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन जनरल. अब जब भी हम प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, कोई एक तरीके की कॉस्ट नहीं होती है हमारे प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई. हमें उस प्रोडक्ट को बनाना भी है, फिर उसको पैक भी करना है, फिर मार्केट भी करना है, फिर सेल भी करना है. कितनी सारी चीजें होती हैं जो वन बाय वन लिंक्ड होती हैं विद ईच अदर. अगर इसमें कहीं पे भी कैलकुलेशन में हल्की बहुत भी कसर रह जाए, तो आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस एक नॉट सो प्रॉफिटेबल बिजनेस भी हो सकता है. तो इस तरीके से हम इसको पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके अच्छे से समझेंगे how to really solve this topic of pricing for your particular products in here. अब जब भी आप प्राइसिंग के बारे में बात करते हो, दो तरीके की मेजर प्राइसिंग होती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फ्लक्चुएट करती रहती है, जैसे मार्केटिंग कॉस्ट. मार्केटिंग कॉस्ट क्या होती है? जब आप एक प्रोडक्ट को बना के मार्केट में रिलीज करते हो, फेसबुक पे मार्केटिंग करते हो, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करते हो, यूट्यूब पे मार्केटिंग करते हो, गूगल पे मार्केटिंग करते हो, ये एक वेरिएबल कॉस्ट है. आपकी मर्जी है आपको कितना स्पेंड करना है, कितना नहीं करना है, मार्केटिंग करनी भी है या नहीं करनी है. ये सारी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आती है. और ऐसी बहुत सारी एडिशनल छोटी छोटी कॉस्ट होती है आपके बिजनेस में जो वेरिएबल कॉस्ट में आती है. इसी तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है आपके बिजनेस में, जैसे कि आपका रेंट, आपकी सैलरीज, अगर आप ऐसा कुछ बियर कर रहे हैं तो, जो कि बदलता नहीं है. अगर पूरे महीने में आपका, आप जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी घर का एरिया ही हो सकता है, मान लीजिए उसका, उस घर का वो हिस्सा आपने रेंट पे लिया है, या फिर आपने एक छोटा सा ऑफिस या एक शॉप लिया है रेंट पे 10,000 रुपए का. अगर आप पूरे महीने में एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको बेच पाते हैं, या एक भी नहीं, तो वो पूरे का पूरा उसका जो बर्डन है, उस पूरे एक्सपेंस का बर्डन है, उस प्रोडक्ट को ही बियर करना पड़ेगा. इसी वजह से जब ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जब ये कॉस्ट बढ़ती है आपके हर प्रोडक्ट में, तभी आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है. क्योंकि वो प्रोडक्ट जब बिकता है, वो ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल पाता है, वो ये सारी फिक्स कॉस्ट भी निकाल पाता है. सो इट मेक्स इट वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी नाइस टू बी विद, है ना. अभी तक मुझे आपने चैट बॉक्स में अच्छे से ये बताया नहीं है कि आपने जो ये क्लास ज्वाइन की है, ये किस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग की है. क्या वो आप रेजिन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हो या बनाना चाहते हो, सोप, कैंडल, या फिर कोई क्लोथिंग बिजनेस? क्या एग्जैक्टली आपका आपका ये पूरे का पूरा आइडिया है, वो क्या है? एंड मैं इसको ओपन कर देता हूं फॉर एवरीवन, सो दैट एवरीवन कैन यूज इट and everybody can go about it. Shalini, I'll allow you to talk. Shalini, you can unmute yourself and speak your question, your query, in case you have it. Shalini, if you can unmute yourself, you can take your question, right? नहीं तो मैं आपके लिए चैट भी ओपन कर यस देता हूँ. सर, यस सर, यस सर, यस सर. Yes. सर मैं रेजिन के प्रोडक्ट बनाती हूँ, जो भी बनाया है अभी तक. जब मैं सेल करने की, किसी को परचेज करने की बात आती है सर, मैं उनको प्राइस बताती हूँ.
तो वो वहीं पहले तो प्राइस सुन के ही हो जाते हैं इतना कॉस्ट। गॉट इट। बिल्कुल तो बिल्कुल समझ रहा हूँ कि मैं प्रॉब्लम। ये सोच रही हूँ सर कि मैं ज्यादा लगाती हूँ या मैं कम लगाती हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता। आज उसके बारे में बात करते हैं शालिनी। पॉइंट टेकन, बट इससे मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी कि मेरे को रेजन रिलेटेड आपकी क्वेरीज को सॉल्व करना है। एंड स्पेशली जब आप एक कस्टमर डीलिंग करते हो और जहां पे वो प्राइस होता है, वहां पे जो आपका रिलेशनशिप मॉडिफाई हो जाता है कंज्यूमर के साथ, वो बिहेवियरल चेंज क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। बट थैंक यू, उससे मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी। राइट शालिनी? सो आई एम या थैंक यू शालिनी, एंड म्यूटिंग यू बैक अभी के लिए। अगेन इफ यू नीड एनी क्वेश्चन, यू हैव एनीथिंग, आपके पास एक Q&A का बटन है वहां पे। आप अपने क्वेश्चंस वहां पूछ सकते हो, आप अपना चैट बॉक्स को यूज कर सकते हो कोई भी बात बोलने के लिए, कहने के लिए। सो यू कैन टॉक अबाउट इट देयर एज वेल। सो प्लीज ये पूरी ऑप्शंस को यूज करिएगा, सो दैट हमें आपकी नीड्स का, आपकी रिक्वायरमेंट का और आपके क्वेश्चंस का बेटर पता लगे, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम्स को बेटर सॉल्व कर पाऊं, झट से सॉल्व कर पाऊं। Right, so going back to where we were, just give me a second to do that. Allow me a minute. Perfect. चलो अभी बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। अब देखो, जब भी आप प्राइसिंग सेट करते हो ना, बिफोर वी गो ऑन टू डूइंग द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ इट, पहले तो थोड़ा सा समझते हैं, एक लेमैन इंसान की तरह अपने आप को दूसरी साइड पे रख के देखते हैं। जब हमने प्रोडक्ट नहीं बनाया है, हम कोई प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, है ना, तो कंज्यूमर माइंडसेट से, कस्टमर माइंडसेट से। तो शालिनी, ये जो मैं अब बताने वाला हूँ, आई थिंक ये वाला पॉइंट जो है, ये इसको दर्शाएगा कि कस्टमर का माइंडसेट क्यों चेंज हो जाता है। अब जब भी आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हो, तो आपके पास पूरी मैथ्स ओपन होती है। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट 500 का बना है, तो आप उसको 500 का 500 ही का ही बेच सकते हो, 5000 का भी बेच सकते हो, आपकी मर्जी की बात होती है। तो सबसे पहले तो ना, एज अ कंज्यूमर ये देखना होता है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होगा। इसका मतलब ये कि वो वाला प्राइस सोचो जहां पे कस्टमर को लगना शुरू हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट तो बेहद एक्सपेंसिव है, ये तो जायज ही नहीं है। एक प्रोडक्ट को दिमाग में रखो और उसके लिए वो प्राइस सोचो। ऐसे नहीं, ओ 1 लाख रुपए का, ये तो बहुत महंगा। स्टार्टिंग प्राइस क्या होगा कि जब उस इंसान को लगने लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट तो जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब मान लो मैंने ही कोई प्रोडक्ट बनाया, मान लो रेजिन का प्रोडक्ट बनाया है और मैंने कोस्टर्स बनाए हैं। कोस्टर्स को बनाने के लिए मान लो मेरे को 600 रुपए का खर्चा आया, फॉर एग्जाम्पल 600 बहुत ज्यादा है। जनरली कोस्टर्स को बनाने के लिए आपका 300 रुपीज लग जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अच्छे कोस्टर्स, है ना। तो मान लो 300 रुपए के आ जाते हैं। 300 रुपीज के मैंने कोस्टर्स क्रिएट किए, रेजिन के सेट ऑफ 4। अब मेरे को क्या लगता है, मेरे हिसाब से वो कौन सा प्राइस होगा जब कंज्यूमर को ये प्राइस चुभने लग जाएगा। मे बी कि अगर मैं इन कोस्टर्स को लगभग लगभग 1800 रुपए के आसपास अगर बेचूंगा, तो शायद उसको चुभने लग जाएगा। ये तो टू एक्सपेंसिव है, ये तो ज्यादा हो गया मतलब फॉर कोस्टर्स। ऐसा नहीं है इस पॉइंट पे बिक नहीं सकते, डोंट गेट मी रॉन्ग इन देयर। मैं एक एवरेज कंज्यूमर के माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। फिर एक प्राइस होता है जहां पे आपका प्रोडक्ट जस्टिफाइड होता है बट महंगा लगना शुरू हो जाता है। वो एक ऐसा प्राइस होता है जहां पे कंज्यूमर लेना भी चाहता है आपका प्रोडक्ट, बट वो सोच विचार करता है। वो कंपेयर करता है अपने दिमाग में 100 चीजों को कि मुझे ये लेना चाहिए, मेरा दिल तो आ गया इस प्रोडक्ट पे, थोड़ा एक्सपेंसिव भी लग रहा है, बट आई कैन स्टिल टेक अ थॉट, है ना। वो एक आपके लिए, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या प्राइस हो सकता है। मे बी अगर मैं सेट ऑफ 3 कोस्टर्स को सेल करना चाहूँ, तो 1200 1300 तक अगर मैं इसका प्राइस रखता हूं, तो ये थोड़ा, जो प्रोडक्ट 300 रुपए में बना है उसके लिए शायद थोड़ा एक्सपेंसिव साउंड करे, बट इतना एक्सपेंसिव भी नहीं कि वो हाथ ही ना लगाए। एक ये प्राइसिंग होती है। एक प्राइसिंग होती है टू चीप प्राइसिंग। आपने 300 रुपए के कोस्टर्स बनाए, आपने बोला भाई 450 300 400 रुपए के 3 कोस्टर्स हैं, सब लेना चाहेंगे क्योंकि बहुत चीप है। बट काफी लोग फिर भी नहीं खरीदेंगे। आमतौर पे हम समझते हैं कि बहुत सस्ते में बेचो तो बहुत ज्यादा बिकता है। ये हर बार ट्रू नहीं होती। कभी कभी टू लेस प्राइसिंग भी आपके आड़े आ जाती है, क्योंकि कंज्यूमर को लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। मैं पहले भी बहुत सारी एग्जीबिशन में गया हूँ। हर एग्जीबिशन में पोस्टर्स का प्राइस 900, 1000, 800 रुपए होता था, होता है। ये अकेले मुझे टकरे हैं जो पहले से सीधा ही 300 400 रुपए के राउंड कोट कर रहे हैं। शायद कुछ गड़बड़ है, इतना तो मैंने भी देख लिया है मार्केट में घूम के, इतना सस्ता तो नहीं मिलता।
है ना, या फिर उसको फिर वो ट्रीट ही चीपली करते हैं, अरे ये तो ऐसे, तो माइंडसेट बन जाता है कि इतना चीप प्रोडक्ट है, तो बिहेवियर चेंज आ जाता है। तो पहले तो एक स्वीट प्राइसिंग ढूंढने की जरूरत है, बिना किसी कंपैरिजन के। अभी तक मैंने एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड्स कैलकुलेट नहीं किया, अभी मैंने सच में खर्चे कैलकुलेट नहीं करे, कुछ नहीं करा। अभी तक मैंने कंपेटिटर की प्राइसिंग को भी स्टडी नहीं करा आपके साथ इस वक्त, है ना। अभी पहले आप एक माइंडसेट प्राइसिंग करते हो कि कौन सा वो स्वीट स्पॉट है जो आपकी आपकी आसपास की मार्केट में वो प्रोडक्ट एक एक्सेप्टेबल प्राइस रेंज पे बनेगा या बन सकता है या बिक सकता है। तो पहले तो वो समझने की जरूरत है, क्योंकि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। शालिनी, आपको मैंने ये इसलिए स्पेसिफिकली बोला है कि यहाँ पे अगर आपको पता है आपने अपने कोस्टर्स को 1800 रुपए की रेंज के प्लस माइनस में रखा है, आप पहले से तैयार रहते हो कि कंज्यूमर के लिए मैंने एक लग्जरी प्राइसिंग सेट की है एंड आई हैव टू डील इट दैट वे। मेरे क्वेश्चंस भी उसी तरीके से आएंगे, मेरे क्वेश्चन ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे, क्योंकि वो सामने वाला ये जरूर जानना चाहेगा कि दिस एक्स्ट्रा कॉस्ट इज फॉर व्हाट। अगर वो प्रोडक्ट की प्राइस एक एक टच पॉइंट पे होगी जहां पे उसको हल्का सा एक्सपेंसिव लगने लगेगा, बट उसको लगेगा मेरे को खरीदना है, वहां पे वो आपसे प्रोडक्ट की यूसेज की जस्टिफिकेशन के बारे में ज्यादा बात करेगा कि मैं इतना इन्वेस्ट तो करने को सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, बट ये प्रोडक्ट कितना चलेगा, स्क्रैचेस का क्या बताओ मुझे, इसकी लाइफ का बताओ, कल को कुछ टूटेगा तो नहीं। सो दे विल बी मोर कंसर्न्ड अबाउट द यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि वो आधा माइंडसेट बना चुके हैं। फॉरेन से अगर आप बहुत टू चीप उसकी प्राइसिंग करते हो, तो पहले तो उनके रिमार्क्स भी थोड़े से उसी क्वालिटी में आ जाते हैं कि ये तो मिलता रहता है, ये तो ऐसे है, तो वैसे, kind of little that, not everybody of course, don't, I'm not standardizing people because of the behavior, I'm saying still their perception of the product goes lower, and that is how their talk also is around that segment only, कि अरे इतने में नहीं, इतने में हो जाता है ये, तो फिर दे विल कम ऑन टू द फैक्ट कि यार दे विल ट्राई टू क्रिएट अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि आपने ही गलत प्राइसिंग लगा दी है, एंड दे वांट टू गो इट अ लिटिल चीपर, इवन मोर चीपर, एंड दे विल आल्सो bargain. So a little sweeter spot between all of these kind of a 700 to 900 kind of a pricing works, where you have a 200% margin as well, which is a great margin टू वर्क इन, और फिर भी आपको एक स्वीट स्पॉट मिलती है। ये सिर्फ हमने कस्टमर बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम मैथ्स पे नहीं आए हैं इसके बारे में, ठीक है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मैथ सेगमेंट ऑफ इट एज वेल, सो डोंट वरी अबाउट इट, वी विल बी टचिंग द टॉपिक। मैं झट से थोड़ा सा Q&A देख लेता हूँ कि आपके कोई क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं अभी तक। अगर आए हैं तो मैं साथ साथ में एड्रेस करता रहूं, सो दैट आई एम अवेयर what is going on in your mind. Neha is also saying she's concerned about resin products and artworks and so on and so forth. So Q&A, question and answers वाले बॉक्स को आप यूज कर सकते हो for your questions and answers related to it. I've just made some notes so that मैं आपके साथ एक एक लय में बात करूं, and I don't skip out of the entire agenda to tell you the pricing. The next way, जैसे आप एक्चुअल प्राइसिंग कैसे करते हो, अब जो एक्चुअल प्राइसिंग होती है उसमें कुछ एलिमेंट्स को पहले समझना पड़ेगा, उनको बोलते क्या है, ठीक है। पहले तो ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, आपके पास ऑलरेडी इसकी रिकॉर्डिंग आएगी। तो अगर आप नोट्स नहीं भी बनाना चाहेंगे, ऑटोमेटिकली ये पूरे का पूरा रिकॉर्डिंग आपके पास आएगा, सो आपकी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप साथ साथ में बनाना चाहें अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए तो प्लीज बनाएं, दैट विल अगेन हेल्प यू डू दैट। सबसे पहले तो समझेंगे कवर कॉस्ट क्या होते हैं। कवर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपके मटेरियल गुड्स और टाइम से बनती है। आपका फिजिकल मटेरियल क्या लगा और आपका वर्चुअल मटेरियल क्या लगा। वर्चुअल मटेरियल क्या है, आपका टाइम, आपका वक्त कितना लगा। इंडिया में हम वक्त की कीमत ही नहीं मानते हैं। हम समझते हैं कि बस फॉरेन में होता है, कनाडा और यूएस जाएंगे वहां पे होता है आर्ली वेजेस, इंडिया में कहाँ हम घंटे के हिसाब से अपनी तनख्वाह को गिनते हैं। बट हमेशा जो आपकी सैलरी होती है, जो आपका आपकी अर्निंग होती है, वो बाय द टाइम ही कैलकुलेट होती है हमेशा। चाहे वो एक जॉब हो या फिर एक बिजनेस हो, उसमें भी आपकी पेमेंट टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही प्रोपोर्शनल रहती है। अब इसमें होता क्या है, अब जनरली कोई भी इंसान अगर कोई चीज जॉब कर रहा है तो उसकी एक फिक्स सैलरी होती है, उसको पता होता है कि भाई बाय द एंड ऑफ द डे मेरे को महीने के एंड पे मेरे को 20-25 हजार मिलने हैं और मैं उस हिसाब से काम करूंगा। एक आर्टिस्ट की लाइफ थोड़ी अलग होती है। एक आर्टिस्ट क्या करता है, जब वो एक प्रोडक्ट बनाता है ना, उसमें उसको 1 घंटा 2 घंटा लग जाते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, ज्यादा भी लग सकता है कम भी लग सकता है, मान के चल रहा हूँ 1 या 2 घंटे लग गए।
तो वो जो 1 या 2 घंटे का टाइम होता है ना, वो उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग में ऐड हो जाता है। इसका मतलब ये, जब ये प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, बिकेगा, चाहे वो ऑनलाइन बिके, ऑफलाइन बिके, एडवर्टाइजिंग के थ्रू बिके, या फिर किसी ऑफलाइन एग्जीबिशन के थ्रू बिके, ये पैसे जिस दिन मेरे हाथ में आएंगे, उसमें से ये अमाउंट मेरी सैलरी है। तो एक आर्टिस्ट अपनी सैलरी को अपने प्रोडक्ट में छुपा देता है। एक दिन में सारे प्रोडक्ट्स भी बिक सकते हैं, इसका मतलब जो पूरे मंथ की सैलरी थी वो एक साथ आ गई। हो सकता है वो प्रोडक्ट्स बहुत धीरे धीरे बिक रहे हैं, और जो सैलरी इतने कम टाइम में आ जानी चाहिए थी वो कंपैरेटिवली स्लोअर पेस पे आ रही है। और यही बिजनेस होता है, कितनी स्पीड पे आप अपने अमाउंट्स को रिकवर कर सकते हो, उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो, और अपने प्रोडक्ट को या बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो वापस आते हैं अपनी कॉस्ट पे, जिसको बोलते हैं कवर कॉस्ट। कवर कॉस्ट का मतलब होता है वो सारा खर्चा जो प्रोडक्ट को बनाने में और उसको बनाने में लगे समय में खर्च हो जाता है आपका। अब सबसे पहले समझते हैं आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या होता है। काफी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो अपने रेजिन के प्रोडक्ट्स को, कैंडल के प्रोडक्ट्स को, सोप के प्रोडक्ट्स को, या किसी भी हैंडमेड प्रोडक्ट की प्राइसिंग नहीं बिठा पाते। पहले तो प्राइस, जो बेसिक प्राइस, मैं फाइनल प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूँ कि खर्चा कितना हुआ मेरा इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो, अगर सबसे देसी और सबसे एक फाइन तरीका आप देखना चाहोगे, तो होता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब, मान लो मैंने 1200 रुपए का रेजिन खरीदा, उसके अंदर 1200 ml या 1200 ग्राम ही रेजिन था, तो रेजिन की कीमत भी 1200 रुपए थी, और उसके अंदर जो मेरे को अमाउंट मिली रेजिन की बोतल के अंदर, वो भी 1200 ग्राम ही था। इसका मतलब 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया हो गई। 1200 रुपए की बोतल, 1200 ग्राम, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए। अब मैंने मान लो एक रेजिन का टेबल बनाया। रेजिन का टेबल बनाने में मेरा कुछ 150 ग्राम रेजिन लग गया, और 150 ग्राम का मैंने उसके ऊपर टॉप कोट कर दिया, तो 300 ग्राम मेरा रेजिन खर्च हो गया एक टेबल बनाने के लिए। तो जब मैं टेबल का अपना मैथ्स करने बैठूंगा, तो सबसे पहले मैं देखूंगा मेरा रेजिन का पर ग्राम कितना कीमत है, और मैंने रेजिन कितना लगा दिया इसमें। तो मैंने 300 ग्राम रेजिन लगा दिया एक टेबल बनाने में, इसका मतलब 300 रुपए का रेजिन लग गया। उसके बाद पिगमेंट्स आते हैं। पिगमेंट्स क्या होता है, मान लो 100 रुपए का पिगमेंट का एक जार है, आपने ऐसे दो पिगमेंट्स से मिलकर एक आर्टवर्क बनाया। अब एक पिगमेंट की जार के अंदर मान लो 25 ग्राम आपका पिगमेंट आया, उसमें से आपने उसका 10वां हिस्सा यूज कर लिया, उसमें से आपने 1/10 ऑफ पिगमेंट यूज कर लिया। तो अगर 100 रुपए का पिगमेंट का जार था, 10 रुपए का पिगमेंट आपने एक जार से लिया, 10 रुपए का पिगमेंट आपने दूसरे जार से लिया। तो 300 रुपए का रेजिन लग गया, 20 रुपए का आपका पिगमेंट लग गया। मोल्ड्स की कीमत कैसे लगाते हैं? अब मोल्ड्स तो बार बार यूज होते हैं, चाहे वो कैंडल बनाओ, चाहे सोप बनाओ, चाहे रेजिन बनाओ। पर रेजिन की, आपके मोल्ड की भी तो एक लाइफ होती है, एक उम्र होती है। उस उम्र के बाद जरूरी नहीं है कि वो मोल्ड्स आपके यूज होंगे या नहीं। अब मोल्ड्स को आप दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। या तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स में ही कैलकुलेट कर लो, या आप ओवरहेड एक्सपेंसेस, मतलब जो मेरे कंपनी के या मेरे बिजनेस के खर्चे हैं, आप उसमें भी गिन सकते हो। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। अगर आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स में कैलकुलेट करना चाहते हो अपने मोल्ड को, तो आप उसका 1/10 कॉस्ट लेते हो एक प्रोडक्ट के लिए। माना जाता है कि जब आप एक मोल्ड को यूज करते हो, तो वो 10 कास्टिंग्स तक तो परफेक्ट कास्टिंग्स करता है। उसके बाद हो सकता है वो खराब हो जाए, क्योंकि बार बार रेजिन डालोगे, निकालोगे, हर बार उसकी क्वालिटी हल्की 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 कम होती जाती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो मोल्ड सिर्फ 10 बार ही चलेगा, इसका ये मतलब होता है कि आप मान के चलते हैं कि 10 बार ही चलेगा, उससे ऊपर चलता है बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप एक मोल्ड की जो कीमत है उसका 10वां हिस्सा उसमें ऐड कर लीजिए। तो अगेन मान लीजिए 100 रुपए का मोल्ड था, तो आपने 10 रुपए मोल्ड की कीमत मान ली, एक तरीके से उसका किराया मान लिया कि भाई इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे 10 रुपए का मोल्ड भी, बीच में से 10% मोल्ड भी खर्च हो गया। तो 300 रुपए का रेजन लग गया मेरा, 20 रुपए के पिगमेंट लग गए, और 1/10 ऑफ द मोल्ड कॉस्ट लग गई। जो टूल्स यूज होते हैं वो यहाँ कैलकुलेट नहीं होते हैं, वो ओवरहेड एक्सपेंसेस में कैलकुलेट होते हैं, वो हम अलग से देखेंगे उसको। टूल्स मतलब जैसे स्क्रू ड्राइवर, प्लास, ऐसी जो छोटे छोटे नट बोल्ट जो लगे नहीं, बस कसने के इधर उधर काम आए थे, वो टूल्स हम उसको अलग से ओवरहेड एक्सपेंसेस में गिनते हैं। तो जब ये सारे यूनिटरी मेथड्स आप प्लस कर देते हो, यूनिटरी मेथड अगेन वही होता है जो हमारे स्कूल में होता था,
कि 12 केले अगर 120 रुपए के तो एक केला कितने रुपए का, ये ऐसे क्वेश्चंस होते थे ना। तो वही क्वेश्चन से बनता है हमारा यूनिटरी मेथड का कॉस्ट। इसका मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना सामान कितने में लगा, तो उसे पूरा नहीं गिन देते। मान लो आपके पास एक किट आई है रेजिन की, जिसमें पिगमेंट भी था रेजिन भी था, तो आमतौर पे लोग क्या कहते हैं, जितनी किट की कीमत उतने मेरे प्रोडक्ट की कीमत। ऐसा नहीं होता। जो आपका सामान बच गया है वो फ्यूचर में यूज होगा, तो आप सिर्फ उतने सामान की गिनती को काउंट करते हो जो आपका उस टाइम पे लग गया। ये होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो सीधा सीधा खर्च हो गए। ये होती है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स। इस तरीके से किसी भी एक प्रोडक्ट की एक यूनिटरी मेथड लगा के कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। साथ ही में ऐड होता है इसके अंदर, प्लस आता है आपका वक्त, आपकी आर्ली वेज, आपका कितना समय लग गया उसको बनाने में। आर्ली वेज के लिए मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, और हम इसको व्हाइट बोर्ड पे बना के देखते हैं कि कैसे होता है आपका ये पूरे का पूरा आर्ली वेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आर्ली वेज को समझेंगे, अपने अपने वक्त अपने टाइम की कीमत कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पे भी आपको कुछ जम्पशंस मारनी पड़ती हैं, आपको मान लेनी होंगी तभी होगा। तो मान लेते हैं कि एक मिनट, मैंने इसको थोड़ा नीचे रख लूं, मेरे लिए आसान हो जाएगा। मान लेते हैं जो मंथली सैलरी है, एक सेकेंड मुझे यहाँ पे, एक मिनट, एक टूल लेना होगा जो कि है पेंसिल टूल, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। हाँ अभी ठीक है। तो मान लेते हैं जो मंथली सैलरी है, मेरी हैंड राइटिंग के लिए सॉरी, अगर आपको कोई दिक्कत आए मैं कोशिश करूंगा जितना साफ सुथरा लिख सकूं। जो मेरी मंथली सैलरी है वो मैं मान के चलता हूं कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि स्टार्टिंग में वो 25,000 रुपए होनी चाहिए, अगर मैं एक आर्टिस्ट का काम कर रहा हूं तो। ये हाइपोथेटिकल है, आप चाहे 1 लाख माने, आपकी मर्जी है। मैं एक एक स्टार्टर आर्टिस्ट की सैलरी के तरीके से बात करता हूँ कि भाई मंथ में मुझे, ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी तनख्वाह आपकी सैलरी बोल रहा हूँ। बिजनेस का तो प्रॉफिट अलग होगा, आपका और बिजनेस का दोनों के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अलग होते हैं। आप एक इंसान हो, आप आपका घर चलेगा, आप खाएंगे पिएंगे रहेंगे, अपनी चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, ये आपके खर्चे हैं। आपके बिजनेस के अलग खर्चे हैं, रेंट बियर करना, सैलरीज बियर करना। जो अब ये मैं मंथली सैलरी बोल रहा हूँ, ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ये आपकी तनख्वाह है जो आप अपने बिजनेस से लेंगे। दिस इज योर सैलरी दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम योर बिजनेस। और मैं एक अजम्पशन मान के चल रहा हूँ कि वो 25,000 रुपए है। अब मान लेते हैं कि महीने में 3 दिन 30 दिन तो होते ही होते हैं, 30 या 31, उसमें से आप 25 दिन काम करेंगे, तो नंबर ऑफ डेज जितने में आप काम करोगे वो भी 25 होने वाले हैं। इसका मतलब जो आपकी पर डे सैलरी होने वाली वो 1,000 रुपए के करीब होने वाली है ना। और जो आपकी पर आर वेज है, पर आर वेज है, 1 घंटे अगर आप काम करते हो तो उस काम करने के आपके वक्त की कीमत क्या है उसकी बात कर रहे हैं। तो मान लो आप एक दिन के अंदर अंदर 8 घंटे काम करते हो, जो एक नॉर्मल वर्किंग टाइम होता है किसी भी इंसान का, है ना। तो 8 बटे कर देते हैं तो आ जाएगा 125, है ना। 125 रुपए आपकी आर्ली वेज है, एवरेज आर्ली वेज। क्या है ये? एवरेज आर्ली वेज। इसका मतलब ये, जितना आप काम करेंगे उतने ही आपके प्रोडक्ट्स के अंदर ये वैल्यू ऐड होती जाएगी। जब जब वो प्रोडक्ट सेल होगा तब तक आप इसको वापस वापस यूज कर पाओगे। तो अगर हम इसको लमसम में देखें इस पूरी बात को, तो ये आपका एवरेज आर्ली वेज है। क्या है? एवरेज आर्ली वेज है। इसको एक बार सब कुछ डिलीट कर देते हैं वापस से, और बात करते हैं इसके ऊपर। अगेन ये रिकॉर्डेड है तो आप फिक्र मत करिएगा, ये आपके पास पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग रहेगी। आप इसको कितनी भी बार देख सकते हैं, पॉज कर पाएंगे, इसको अच्छे से दोबारा नोट कर पाएंगे, उसकी चिंता ना करिएगा। सो दिस इज योर एवरेज आर्ली वेज। अब मैंने पहले क्या बोला था आपको, कवर कॉस्ट होती है। कवर कॉस्ट, कवर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये दो हिस्सों में बंटती है। एक होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स,
प्लस आपका क्या, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स के अंदर आर्ली वेज आएगा। इसको दोनों को एक साथ में मिला के बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट होता है आपके प्रोडक्ट को बनाने की कीमत। मतलब आपने एक प्रोड्यूस किया, एक प्रोडक्ट बनाया, उसको बनाने में जो खर्चा आया उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स और आर्ली वेज इंक्लूडेड होती है। और जब इसको जोड़ा जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट को ओवरहेड एक्सपेंसेस से, ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके, जो आपके कंपनी के खर्चे होते हैं। कंपनी जरूरी नहीं है कि वो एक कंपनी हो, मान लो आप घर से ही काम कर रहे हो, पर आपके जो दूसरे खर्चे होते हैं, जो फिक्स्ड खर्चे होते हैं, जो आपका बिजनेस बियर करता है, वो मार्केटिंग की फीस भी हो सकती है, वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के खर्चे हो सकते हैं जो आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। ठीक है, इससे बनता है कवर कॉस्ट। तो कवर कॉस्ट कैसे बनता है, मैं रिपीट कर रहा हूं। कवर कॉस्ट में पहले तो आप कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, और उसके अंदर आप ऐड करते हैं आर्ली वेज को। इन दोनों को मिलाकर जो कहते हैं वो बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। और जब कवर कॉस्ट में जोड़ा जाता है ओवरहेड एक्सपेंसेस को, तो उसको एक साथ में मिल ओवरहेड एक्सपेंसेस को जोड़ा जाता है, तो ये बनता है कवर कॉस्ट। तो हमें कवर कॉस्ट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, तो पहले कवर कॉस्ट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। और इस वजह से हम पहले इसको डिलीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज को। अगेन आप फिक्र ना करिएगा, ये सारे फॉर्मूलाज, ये सारी रिकॉर्डिंग आपके पास आपको मिलेगी सेशन के बाद। सो यू विल नॉट मिस आउट ऑफ एनीथिंग, ये सब कुछ आपके पास रहेगा फॉर अगेन री रेफरल एंड अगेन इसको कैलकुलेट करने के लिए। अब जनरली थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस बात को कैसे। मान लो आप एक दुकान में गए, है ना, एक यहाँ पे शॉप बना देते हैं, है ना, ये बना देते हैं शॉप। ठीक है, ये है एक शॉप। आप इसके अंदर गए और आपने खर्चा किया 10,000 रुपए का। ठीक है, ये क्या आपने यहां से क्या खरीदा, आर्ट सप्लाईज। तो आपने जो रॉ मटेरियल की इन्वेस्टमेंट करी वो टोटल 10,000 रुपए करी, ऐसा हम मान के चलते हैं। इन 10,000 रुपए को हम दो तीन चीजों में तोड़ लेते हैं। मान लेते हैं आपने 5,000 रुपए के रेजिन के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। मान लो आपने इसमें से 3,000 रुपए के सामान के कैंडल के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। मान लेते हैं इसमें से 2,000 रुपए के सामान के आपको सोप के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप इनको तीनों तरीके से देखो। अगर आप एक रेजिन आर्टिस्ट हैं तो आप ये सोचिए कि आप टेबल, कोस्टर्स और क्लॉक्स बनाना चाहते हैं, तो कोई भी तीन एग्जांपल्स मान लीजिए। मैंने रेजिन, कैंडल और सोप को मान लिया है। अब मान लेते हैं कि एक टेबल, यहाँ पे आपने रेजिन के टेबल्स बनाने हैं बेसिकली। तो रेजिन के टेबल को बनाने के लिए आपको जो समय जाता है, टाइम जाता है, वो जाता है 1 घंटे का। 1 आवर लगता है आपको इसको बनाने के लिए। इसी तरीके से जब यहाँ के टाइम की बात करते हैं, तो आपको लगते हैं 15 मिनट एक कैंडल को बनाने के लिए। तो 15 मिनट में आप एक कैंडल बना देते हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखा जाए, तो आप आधा घंटे में एक सोप बना देते हैं, है ना। ये एक हाइपोथेटिकल टाइम मान लिया है हमने। इसमें लर्निंग टाइम इंक्लूड नहीं करते, ये सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम होता है। एग्जीक्यूशन मतलब आपने एक्चुअल में जाके प्रोडक्ट को एंड टू एंड बनाने में कितना समय लिया। इसमें वो वक्त इंक्लूड नहीं होता है जो आप इधर उधर घूम फिर रहे थे, घर में चक्कर लगा रहे थे, आपने कोई सामान रखा, फिर आप कोई काम करने चले गए। ये बेसिकली प्योरली प्योरली आपके काम करने का वक्त होता है, जब आप कंप्लीटली डेडिकेटेडली एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं। अब आपने क्या किया, ये जो 5,000 रुपए आपका सामान लेके आए थे, आपने इसके 2 प्रोडक्ट्स बनाए, मतलब 2 टेबल बना दिए आपने, है ना। दो दो प्रोडक्ट बनाए आपने इसके। जो आप ये 3,000 रुपए का सामान लेके आए थे, इसके आपने 4 प्रोडक्ट बनाए। आपने इसके 4 प्रोडक्ट बनाए। और ये जो 2,000 रुपए का आपका सोप का सामान लेके आए थे आप, आपने इससे 10 सोप्स बना दिए। ठीक है, 10 सोप्स आपने इसके अंदर बना दिए। तो ये 2,000 रुपए में 10 प्रोडक्ट बना दिए, 3,000 रुपए के 4 प्रोडक्ट बना दिए, 5,000 रुपए में आपने 2 प्रोडक्ट बनाए। तो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हुई,
₹2500 का आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स हुआ। 5000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अब 5000 में आपने 2 प्रोडक्ट्स बनाए तो 2500, 3000 में आपने 4 प्रोडक्ट बनाए मतलब ₹750 का एक कैंडल का आपका कॉस्ट आया। और सोप में आपने 10 सोप बना दिए तो ₹200 आपके एक सोप का कॉस्ट आया। तो 2500, 750 और इस तरीके से आपने क्या किया, ₹200 का एक किया। अब एक बार इसको डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं सो दैट वी कैन टॉक अबाउट फर्दर थिंग्स इन हियर। इससे आसानी रहेगी हमें समझने के लिए। मैं 1 मिनट में क्लियर कर देता हूं इसको सो दैट एवरीथिंग कैन बी डन इन हियर। या तो इसको डिलीट करते हैं, क्लियर माय ड्राइंग। चलो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस बारे में और बात करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, ₹2500 का, सॉरी, हाँ, ₹2500 का आपका रेजिन का टेबल बना। यहाँ पे आपका ₹750 का ₹750 का आपका क्या बना, एक कैंडल बना। और आपका ₹200 का सोप बना। इस तरीके से आपने एक एक ही कर। अब इसमें हम अपने टाइम की कीमत डालेंगे, आर्ली वेज डालेंगे। आर्ली वेज, मैंने आपको बोला था कि यहाँ अब मान लेते हैं आर्ली वेज ₹200 है। वैसे जैसे हमने पिछली आर्ली वेज जो कैलकुलेट की थी वो ₹125 करी थी। 125 मान के चलेंगे तो कैलकुलेशंस में ज्यादा डिवीजन आएगी, ज्यादा डेसिमल्स आएंगे। तो मैं एक बार मान लेता हूं कि आप एक दिन में 8 घंटे नहीं, एक दिन में सिर्फ 5 घंटे काम करेंगे। तो एक दिन का ₹1000 का आपका इनकम होना था, उसमें से आप सिर्फ 5 घंटे काम करते तो ₹200 की आपकी आर्ली वेज हो जाती है। अब आपको याद होगा रेजिन टेबल हम 1 घंटे में एक बनाते हैं। तो यहाँ पे ₹2500 का जो टेबल है उसमें ₹200 का आपका वक्त ऐड हो जाएगा, टाइम की वैल्यू। तो जो आपके 200 है वो आपके 1 घंटे की आर्ली वेज है। यहीं पे जो हमारी कैंडल थी ये सिर्फ 15 मिनट में ही बन जा रही थी। तो 200 की जगह सिर्फ ₹50 का हमारा वक्त लगा एक कैंडल बनाने में। ₹200 डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ पे जो हमारा सोप था, सोप को बनाने के लिए हमने कितना वक्त लिया था, आधा घंटा। इसका मतलब ₹100 आपके सोप को बनाने में गए, है ना। तो जो टेबल की कॉस्ट, ओवर कवर कॉस्ट निकल के आई, याद रखना कवर कॉस्ट। कवर कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस आपका आर्ली वेज। तो ₹2700 का आपका ये पड़ा, ₹800 का आपको कैंडल पड़ी, और यहाँ पे ₹300 का आपको पड़ा एक सोप का कॉस्ट ओवरऑल, है ना। तो ये जो थी ये क्या है, ये सब कुछ है कवर कॉस्ट। कवर कॉस्ट इसका मतलब बनान आपके सामान की कीमत प्लस आपके वक्त की कीमत, ये निकल के आती है। अब इसके बाद चलते हैं, हम बात करते हैं ओवरहेड कॉस्ट के बारे में। ओवरहेड कॉस्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे 1 सेकंड का समय दीजिएगा मुझे। जस्ट गिव मी अ सेकंड टू गो बाय। हाँ, वापस से आते हैं और मैं झट से देख लेता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ ठीक है, यहाँ पे ऑल गुड ऑल वेल। मेरे को थोड़ा चैट बॉक्स में बताते रहना कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्योंकि ये बातें अगर आपके ऊपर से जा रही हैं या आपको कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरे को प्लीज बता देना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। अलाउ मी अ मिनट, आई थिंक थोड़ा सा हैंग है यहाँ पे, एंड लेट मी फिगर इट आउट। ठीक है, आपको कोई डाउट है तो प्लीज Q&A में पूछना। कवर कॉस्ट तक आई होप आपको क्लियर है। कवर कॉस्ट में एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स आती है और एक आती है आपकी आर्ली वेज की कॉस्ट। जब दोनों को मिलाते हैं तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट निकल के आता है। प्रोडक्शन कॉस्ट, कवर कॉस्ट में क्या होता है, आपका ओवरहेड एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट होगा। ओवरहेड एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट होगा। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है, जो आपके परमानेंट खर्चे हैं। मान लो आपके पास एक घर पे ₹10,000 का रेंट है, आपको सैलरी बियर करनी है, ये सब कुछ निकल के आता है आपका ओवरहेड एक्सपेंस। ओवरहेड एक्सपेंस में कोई भी परमानेंट एक्सपेंसेस जो आपको दिखते हैं, आपने कोई टूल्स में इन्वेस्ट किया, आपने स्क्रू ड्राइवर खरीदा, आपने कोई बफिंग मशीन खरीदी, सैंडिंग मशीन खरीदी, किसी भी तरीके के फिक्स कॉस्ट, इनको हम एक साल में डिवाइड कर लेते हैं।
तो मान लो मैंने एक महीने का जो मेरा रेंट है वो 10,000 है, सैलरीज भी 10,000 रुपए की हैं, और छोटा मोटा टूल वूल खरीद के सब कुछ, मेरी मंथ की जो पूरा खर्चा है वो 30,000 रुपए है फॉर एग्जाम्पल। आपको हर महीने परमानेंट 30,000 रुपए तो फिक्स्ड आता ही आता है। आता आता मतलब आपके खर्चे आते ही आते हैं। ये आपका प्रॉफिट या कोई इनकम नहीं है, ये आपका खर्चे हैं। तो मान लो 10,000 रुपए आपकी रेंट, 10,000 रुपए की सैलरीज, और आपका 10,000 रुपए का मिसलेनियस एक्सपेंस, जिसमें आपने टूल्स भी खरीदे, कोई रिपेयर भी करवा ली किसी चीज की, कुछ भी हो गया, कुछ मेंटेनेंस हो गई, कुछ भी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, ये सब कुछ ठूस ठास के आपका बन गया 30,000 रुपए एक मंथ। अब इस ओवरहेड एक्सपेंसेस, जो ये 30,000 रुपए की रिकवरी भी तो करनी है ना अपने प्रोडक्ट से। जैसे हम आमतौर पे बड़ी इंडिया में बड़ा लेमैन वे में हम बोलते हैं, मैंने अपने फादर को भी बोलते हुए छोटे होते सुना था, कहते जब शोरूम से कोई चीज लेते हैं तो महंगी होती है, छोटी दुकान से लेते हैं तो सस्ती होती है, क्योंकि इनके रेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं छोटे होते कहता था, पापा आप बस दिलवाना नहीं चाहते हो, ऐसे ही ये तो मन गढ़ंत बातें बोल रहे हो। फिर जब बड़े होते समझ में आया ये होते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। जितनी बड़ी जगह उतने बड़े रेंट्स, जितने बड़े रेंट्स उतने बड़े खर्चे, एंड एक्सपेंसेस हैज टू बी गॉन थ्रू द प्रोडक्ट एज वेल। इसका मतलब होता है ओवरहेड एक्सपेंसिव। इसका ये मतलब नहीं होता पर कि जितनी बड़ी जगह होगी उतना नाजायज प्राइस होगा, दिस इज नॉट द राइट वे। समटाइम्स द प्रोडक्ट कैरीज अ लॉट ऑफ वैल्यू कि इवन आप उसके अंदर ये ओवरहेड एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, स्टिल वो बहुत बड़ी वैल्यू ड्रिवन रहती है। अब जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे ओला उबर में हम ट्रैवल करते हैं, हमारी जो टैक्सीज हैं वो इतनी इकोनॉमिकल कभी भी नहीं थी। उनके ओवरहेड एक्सपेंसेस कुछ भी हो, बट जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और हम बहुत ज्यादा उसको उसको बेनिफिट उठाते हैं। Amazon का ही नाम ले लो, Amazon मार्केट प्लेस पे कितने ज्यादा ओवरहेड एक्सपेंसेस है। इतनी बड़ी कंपनी है, लाखों एम्प्लॉयज हैं, इतना बड़ा डिलीवरी नेटवर्क है, फिर भी आपको सबसे सस्ता चीज Amazon पे मिलता है। तो ये गलत फहमी मत पालना कि जितने ज्यादा ओवरहेड एक्सपेंसेस उतना ही हायर प्रोडक्ट कॉस्ट होगा। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू और ओवरहेड कॉस्ट ऐड करके भी वो प्रोडक्ट बहुत वैल्यू ड्रिवन ही रहता है। अब आते हैं ओवरहेड कॉस्ट को समझेंगे थोड़ा सा। ओवरहेड कॉस्ट को ऐसा नहीं होता कि मैंने, जैसे एग्जांपल लेता हूं, हमने मान के चले थे कि हमने 2 रेजिन के टेबल बनाए, 4 हमने कैंडल बनाई, और 10 हमने सोप बनाए। तो 10 + 4 + 2, 16 प्रोडक्ट हमने रेजिन प्लस कैंडल प्लस सोप के बनाए, ऐसा हमने माना 16, 16। ये हमने एग्जाम्पल लिया था अभी अभी। और हमारा मंथली एक्सपेंस क्या है? 30,000 रुपए। 10,000 वहां का रेंट, 10,000 सैलरी, 10,000 मिसलेनियस। तो अब ये नहीं है कि 30,000 को 16 हिस्सों में बांट देंगे इक्वल। समझ रहे हो? 30,000 रुपए को 16 प्रोडक्ट्स में इक्वल नहीं बांटना खर्चा उसका। अब कोई प्रोडक्ट छोटा होता है, कोई प्रोडक्ट बहुत बड़ा होता है, तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो ये बंटवारा होता है ओवरहेड एक्सपेंसेस का, ये इक्वल नहीं होता, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट के बेसिस पे होता है। इसके लिए हमारे को फिर से वापस से चलना होगा हमारे व्हाइट बोर्ड पे, और समझना होगा ये कैसे सब कुछ वर्क करता है, सो दैट आप इसको और बेटर तरीके से समझ पाओ। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, एक सेकेंड, हाँ, जो आपकी, पहले तो यहां पे लिख देते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 2,700 रुपए है आपके रेजिन टेबल की, फिर आपकी 800 रुपए है कैंडल की, और 300 रुपए है सोप की, है ना? अब मान लो मुझे ये जो खर्चा है ये डिवाइड करना है बिटवीन अ प्रोडक्ट, मेरे को उस प्रोडक्ट का एक ओवरहेड एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। तो मैं कैसे करूंगा? तो हम इसको मान लेते हैं, हमें ये सोप के लिए कैलकुलेट करना है, ओवरहेड एक्सपेंस कैलकुलेट करना है फॉर सोप। तो ओवरहेड एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओवरहेड एक्सपेंस, ओवरहेड एक्सपेंस कैलकुलेट होता है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो मेरा 300 रुपए में एक सोप रेडी होता है, इसके अंदर 200 रुपए का मेरा सामान लगता है और 100 रुपए का मेरा वक्त लगता है। तो 300 रुपए का ओवरऑल लगता है, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट जो उस महीने में बनाई गई, टोटल वैल्यू। तो अगर हमने ऐसे 2 टेबल बनाए, ऐसे 4 कैंडल्स बनाई, और 300 300 के 10 सोप बनाए,
तो ये टोटल वैल्यू निकल के आती है 11,600 रुपए। कितनी आती है? 11,600 रुपए। कैसे? 2700 को जब दो टेबल बनाएंगे तो 5,400 हो जाएगा, 800 जैसे ये 3,200 रुपए हो जाएगा, और ये लगभग 3,000 रुपए हो जाएगा। जब हम इसको सबको प्लस करेंगे, 5,400 प्लस 3,200 रुपए प्लस 3,000, इसका मतलब इस पूरे महीने में हमने 11,600 रुपए का प्रोडक्शन कॉस्ट का मटेरियल बनाया है। जब हम इसको निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे आपके पूरे मंथ के खर्चे के साथ, तो आपको ओवरहेड एक्सपेंस निकल के आएगा 775 रुपए। तो आपका जो ये 300 रुपए का प्रोडक्ट है ना, जिसमें आपका लागत इतनी हुई, उसको ये पूरा खर्चा भी निकालना है अपने बेचने में। तो 300 रुपए का आपका सोप है, और उसको आपके मंथ का पूरे खर्चे में से 775 रुपए भी निकालने पड़ेंगे, अगर आप इस 30,000 रुपए के खर्चे को बांटना चाहते हो अपने प्रोडक्ट्स में। तो इसी तरीके से अगर हम किसी और प्रोडक्ट का निकाल लें, तो मान लो ये हमारा 800 रुपए का प्रोडक्ट था। क्या था? 800 रुपए का हमारा एक कैंडल का प्रोडक्ट था, डिवाइडेड बाय 11,600 इंटू 30,000 रुपए। इसका मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ योर कैंडल ओवर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इनटू टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस जो आपके उस टाइम पे थे। तब आपको पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने कितने ओवरहेड एक्सपेंसेस निकालने हैं, इसमें इसमें कितनी वैल्यू ऐड होगी। तो 800 को मैं डिवाइड करता हूँ 11,600 से, और मल्टीप्लाइड करेंगे 30,000 से, है ना। तो 2,068 रुपीज का खर्चा इसको निकालना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट कितने का है? 800 रुपए का। क्योंकि आपके आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतने ज्यादा हैं, आपके जो रेंट्स और सैलरीज इतनी ज्यादा हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट इतना महंगा हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जो आपके परमानेंट खर्चे होते हैं, जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, वो बहुत कम होने चाहिए, कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, आपको ये बिल्कुल भी एक्सपेंस नहीं करना पड़े, इस वजह से होता है। पर अब देखो, ये 30,000 रुपए क्यों आए थे? ये 30,000 रुपए कैसे आए थे? मैंने आपको बोला रेंट प्लस सैलरी प्लस मिसलेनियस। अब रेंट तो आप जनरली, हम घर पे काम करते हैं, होम बेस्ड बिजनेस में रेंट तो होता नहीं। सैलरी भी जनरली हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं होता तो हम किसी को नहीं देते हैं। अगर आपका बिजनेस एक हद तक स्केल कर जाता है तब तो सैलरी आएगी। मिसलेनियस में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ही आता है मेन तौर पे, जो थोड़ा बहुत आप यूज करते हो। तो ये जब हम एक होम बेस्ड ब्रांड बनाते हैं, ये पूरे का पूरा एक्सपेंस 500 से लेके 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं होता है। हाँ, अगर आपने इसमें टूल्स और इन्वेस्टमेंट टूल्स खरीदे हैं बहुत सारे, फिर डायरेक्टली डायरेक्टली टूल्स की कॉस्ट ऐड हो जाती है। तो जनरली ये ओवरहेड एक्सपेंस इतना होता ही नहीं है। तो मान लेते हैं ओवरहेड एक्सपेंस आपका सिर्फ 1,000 रुपए है, आपका 30,000 रुपए नहीं है, क्योंकि आपका होम बेस्ड बिजनेस है। तो पिछली बार में हमने क्या देखा था कि 300 रुपए का आपका वो है, 11,600 की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, इंटू 1,000 करेंगे, क्योंकि आपका ओवरहेड कम है। तो मैं यहाँ पे 300 को डिवाइड करता हूँ 11,600 से, और मल्टीप्लाई करता हूँ 1,000 रुपए से। सिर्फ 25 रुपए ऐड होंगे आपके, क्योंकि आपका ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं है। तो आपके जो ये 300 रुपए का प्रोडक्ट था, इसमें सिर्फ आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस 25 रुपए ही ऐड हुए, क्योंकि आप घर से अपना ब्रांड ऑपरेट कर रहे थे, और आपका अभी तक कोई भी इधर उधर का खर्चा नहीं था, विच सेव्स यू अ लॉट ऑफ मनी इन अ लॉट ऑफ सेंसेस। एंड दिस इज हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी फोकसिंग एट। जब आप घर से अपना एक बिजनेस बनाते हैं, ये पूरे खर्चे ना बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मेन कॉस्ट रहती है वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही रहती है। प्रोडक्शन कॉस्ट को नीचे कैसे लेके आ सकते हैं, ये भी तो चिंता का विषय रहता है, कि प्रोडक्शन कॉस्ट पे भी उतना खर्चा ना हो। वो होता है जब आप होलसेल प्राइस में रॉ मटेरियल्स को बाय करते हो। इसको हम एसडी अकेडमिया में तो सॉल्व करते हैं एसडी फाइन आर्ट्स के थ्रू, जो कि हमारी होलसेल मटेरियल रिलेटेड वेबसाइट है। तो जब आप sdfinearts.com पे जाते हैं, जनरली आपको सारे के प्रोडक्ट्स होलसेल प्राइजेस पे ही मिलते हैं, जो एक रेजन आर्टिस्ट की सारी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करता है। बट अगर आप एक कैंडल क्रिएटर हैं, सोप क्रिएटर हैं, तो आप ऐसी ही वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हो, या फिर आप Amazon पे डिपेंड कर सकते हो फॉर लोअरिंग डाउन योर
ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ये मटेरियल गुड्स, है ना। तो आई होप यहाँ तक सब ठीक है। अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज Q&A में उनको पूछ सकते हो, समझ सकते हो, सुन सकते हो। अगर आपके ऊपर से ये बातें जा रही हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताना, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज स्टेट में इस क्लास से निकलो और ये चीजें क्लियर ना हो। तो मुझे झट से Q&A में या चैट में, जहां पे भी आपको कंफर्टेबल लगे, मुझे ये बता दो कि एवरीथिंग इज गुड, इजी टू अंडरस्टैंड, या फिर मैं कोई चीज रिपीट करूं जो आपको नहीं समझ में आई। अभी आगे की कहानी भी बहुत पड़ी है, यहां तक आपकी कहानी खत्म नहीं होती है। तो आपने क्या सीखा? कवर कॉस्ट। कवर कॉस्ट के नीचे आती है प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस आपका आर्ली वेज होता है। इधर होता है ओवरहेड एक्सपेंसेस, जो आपके फिक्स्ड कंपनी के खर्चे होते हैं। जब आप इन दोनों को आपस में जोड़ते हो तो कवर कॉस्ट निकल के आता है, जो होता है मोटा मोटा आपका खर्चा हर तरीके से उस प्रोडक्ट को बनाने का। आई होप दैट इज क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा है, एंड दैट इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर विद इट। अब एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आपको इसमें प्रॉफिट ऐड करना है, क्योंकि अगर आपने सब कुछ सही से कैलकुलेट कर ही लिया है तो टाइम है उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करने का, उसमें मुनाफा कितना करना है आपको वो ऐड करने का। अब जो मुनाफा होता है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है। आप शार्क टैंक इंडिया भी देखते होंगे, कभी वो उसमें आके बोलते हैं कि हमारा 15% ग्रॉस मार्जिन है, कोई आके बोलता है 70% ग्रॉस मार्जिन है। देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा मार्जिन होना चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपका प्रोडक्ट भी मार्केट में सुपर एक्सपेंसिव कैटेगरी में जाना चाहिए। जिसके लिए आप कंपेटिटिव प्राइसिंग स्टडी कर सकते हो। कंपेटिटिव प्राइसिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। काफी लोग तो Amazon पे जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, वहां पे देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है, और लोकल भी उस प्रोडक्ट को उसी प्राइस पे बेचना शुरू कर देते हैं। ये एक गलत स्ट्रैटेजी है। आप जिस फील्ड में किसी से कंपेयर करते हो, आप उसी फील्ड में उसी प्लेटफॉर्म पे उसको प्राइसिंग चेक करके उसी प्लेटफॉर्म पे compete करोगे। इसका मतलब कि अगर आप किसी की प्राइसिंग देखना चाहते हो रेजिन कोस्टर्स में, आपने Amazon पे जाके सर्च किया रेजिन कोस्टर सेट ऑफ 4, वहां पे आया 6.5 रुपए, साढ़े छह नहीं, 650 रुपए के 4 कोस्टर्स हैं फॉर एग्जाम्पल। तो आप उससे देख के ना ही अपनी ऑफलाइन एग्जीबिशन की प्राइसिंग सेट करोगे, ना ही ऑफलाइन एग्जीबिशन या अपने खुद के इंस्टाग्राम से। अगर आपको Amazon पे जाके ही compete करना है तब आप उस प्राइसिंग को रेफर करोगे। ये प्राइसिंग आपकी ऑफलाइन मार्केट की प्राइसिंग नहीं है। आपको अपना कंपटीशन उस मार्केट में ही स्टडी करना होता है। अगर वो प्रोडक्ट किसी कंपटीशन का प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब आपकी मोनोपोली है। आप सीधा सीधा उसको किसी और मटेरियल के साथ कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि जब यूजर अपने मार्केट में निकलता है, वो घर से ये सोच के नहीं निकलता है कि उसको रेजिन का कोस्टर लेने जाना है, या आज मुझे ये वाली वैक्स की सोय वैक्स की कैंडल लेके आनी है। वो तो कैंडल लेने जा रहा है, वो तो अपना कोस्टर लेने जा रहा है। आपको आपने उस वहां पे अपना रेजिन कोस्टर रखा हुआ है, वो अलग बात है। तो वहां पे देखिए वुडन कोस्टर्स कितने के बिक रहे हैं, आपका प्रोडक्ट ऑफ कोर्स उससे एक प्रीमियम पे रहेगा, बट हमेशा 2x या 3x अमाउंट पे नहीं रहेगा। यहाँ पे आप कंपेटिटिव प्राइसिंग चेक करते हैं उसी मार्केट में, उसी प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको वहीं पे उसी प्लेटफॉर्म पे बेचना है। ऑनलाइन की प्राइसिंग चेक करके ऑफलाइन मत बेचिए, ऑफलाइन की प्राइसिंग चेक करके ऑनलाइन मत बेचिए, ये ठीक नहीं होता है। अब थोड़ा और समझते हैं। कवर कॉस्ट सबको समझ में आ गया था, आई होप समझ में आ गया था, और अगर नहीं समझ में आया तो अगेन मैं हूं यहाँ दोबारा समझाने के लिए। कवर कॉस्ट में हम कुछ ऐड करेंगे। कवर कॉस्ट में हम क्या ऐड करेंगे? कवर कॉस्ट में हम ऐड करेंगे प्रॉफिट, क्योंकि हम ये पूरा का पूरा कोई भी बिजनेस हो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं। प्रॉफिट होगा तभी तो बिजनेस को फ्यूल मिलेगा, उसको वो अंदर से ताकत मिलेगी और चलने की और ग्रो करने की। तो प्रॉफिट कैसे होता है? प्रॉफिट एक परसेंटेज होता है, कितना प्रॉफिट परसेंटेज आप रखना चाहते हो। जनरली किसी भी हैंडमेड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में 30% से नीचे प्रॉफिट पे ऑपरेट करने से ज्यादा फायदा नहीं होता है। हो सकता है आपका बिजनेस सरवाइव ना कर पाए। 30% से कम प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं। 30 से कम परसेंटेज में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि आपके जो पूरी की पूरी रनिंग होती है वो नहीं हो पाती है। सो बेटर होगा कि आप किसी भी हैंडमेड प्रोडक्ट बिजनेस में अगर हैं तो कोशिश करिए इंडियन मार्केट में मिनिमम मिनिमम 30% के मार्जिन पे ऑपरेट करिए। इट कैन गो हायर टू अप टू 200 और इवन 500%। अब होता क्या है, मान लो ज्वेलरी की एग्जांपल मान लो, अगर आप रेजिन की ज्वेलरी बनाते हो, रेजिन की ज्वेलरी को बनाने में उतना पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि
जो जो बीड्स होते हैं वो छोटे छोटे साइजेस के होते हैं, और रेजिन की मात्रा उतनी ज्यादा नहीं लगती एज कंपेयर टू अ रेजिन टेबल। बट जो ये ज्वेलरी है, ये पहन के हम पार्टीज में जा सकते हैं, टेबल को उठा के तो कोई पार्टी में जाएगा नहीं, वो तो एक होम डेकोर पीस है। तो आपका प्रोडक्ट वैल्यू क्या क्रिएट कर रहा है, उसके ऊपर उसकी वैल्यू तय होती है। इसका मतलब अगर आप एक ज्वेलरी सेट बेच रहे हो, तो हो सकता है आपने एक बहुत खूबसूरत ज्वेलरी सेट बनाया है जिसको आप 5,000 रुपए का सेल कर रहे हो, पर बनाने में उसके लगे थे 500 रुपए, तो आप उसको 10 गुना प्राइस पे सेल कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल। यही अगर आपने 3,000 रुपए का एक टेबल बनाया, और आप उसको मार्केट में प्राइस कर रहे हो अप्रोक्सीमेटली अगेन 5,000 रुपए में, तो आपके बनाने की लागत थी 3,000, आपने बेचा उसको 5,000 में, विच इज 60-70% ऑफ क्रॉस मार्जिन इन दैट प्रोडक्ट। तो डिपेंड फ्रॉम कैटेगरी टू कैटेगरी आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है। बट प्रॉफिट परसेंटेज को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, मान लो मेरे मन में आया कि मेरे को इसको 30% प्रॉफिट पे सेल करना है, तो वो वैल्यू कैसे निकाल लूंगा मैं कि इसको मेरे को 30% प्रॉफिट पे सेल करना है, वो बताता हूं। और इसी के वक्त मैं आपको एक ऐप के थ्रू भी, एक एक प्लेटफॉर्म के थ्रू भी लेके जाता हूँ, जहां पे आप इसको थोड़ा इजीली कर पाएंगे। तो मैं मैनुअल और ऑटोमेटेड दोनों ही तरीके बता देता हूं आपको, जिसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा एक वेबसाइट पे। जस्ट अलाउ मी अ मिनट, मैं वेबसाइट ओपन कर लूं सो दैट मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर पाऊं और आपको एक बेटर अंदाजा दे पाऊं इन चीजों का। अब ये ऐप हमने क्यूरेट की है हर उस आर्टिस्ट के लिए जो घर पे बैठ के अपनी प्राइसिंग को जज करना चाहते हैं, सो दैट वो अपनी प्राइसिंग को सॉल्व कर पाए किसी भी हद तक, है ना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड टू राइट डाउन सो दैट मैं कर लूं, और फिर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ कि हम क्या देख रहे हैं, किस पे मेरा ध्यान है, और हम इसको कैसे स्टडी करेंगे। ठीक है, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू ऑल सो दैट आप मेरे को अच्छे से देख पाओ। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन राइट नाउ। यहाँ पे हम चलेंगे sdfinearts.com पे। sdfinearts.com क्या है? ये एस डी अकेडमिया का आर्ट सप्लाई चेन है। आर्ट सप्लाई चेन का मतलब कि जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस वेबसाइट पे मिलते हैं। अभी हमारी ओपल आर्ट की एक वर्कशॉप आ रही है, तो वहां पे सारा सामान उसका यहाँ पे है। आपकी कोई भी, आपको वरमाला की किट लेनी है, टिश्यूज की लेनी है, आपको इंडिविजुअल सामान चाहिए, सिर्फ स्ट्रक्चर्स चाहिए, सिर्फ इंक्स चाहिए, सिर्फ रेजिन चाहिए, वो सब कुछ यहाँ मिलता है। ये दिस इज www.sdfinearts.com। अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक ऊपर मेन्यू में देखना, प्राइस कैलकुलेटर के नाम से एक टैब है, इसको प्रेस करते हैं। अभी यहाँ पे क्या खोला? एसडी प्रोडक्ट प्राइसिंग कैलकुलेटर। ये जो प्रोडक्ट प्राइसिंग कैलकुलेटर है, ये आप सब लोगों के लिए बनाया गया है सो दैट आप अपने प्रोडक्ट की सिंपल प्राइसिंग को इजी बना सकें। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या? कवर कॉस्ट को याद करना। कवर कॉस्ट को, कवर कॉस्ट में ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, हमने यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं डालने हैं क्योंकि जनरली ऑनलाइन सबके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये कैलकुलेटर आपको प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पे आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करके देता है। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल यहाँ पे क्या है उसको समझ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मान लेते हैं कि मेरे को एक प्रोडक्ट को बनाना है, तो मेरे को उसके अंदर लगेगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मेरा मेरा कैलकुलेट मेरा टच स्क्रीन पे ना वो खुल नहीं रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई थिंक मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, जिसकी वजह से मेरे को लिखने में यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड टू टू मेक श्योर कि ये ठीक करे। इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर आप खोलेंगे लिए आपके लिए सीधा चलेगा। मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग भी कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये एक दिक्कत दे रहा है मुझे। जस्ट अलाउ मी अ मिनट, मैं दोबारा से इसको फिर से स्क्रीन शेयर करके फिर से बताता हूँ आप लोगों को। रियली सॉरी फॉर द लिटिल ग्लिचेस, इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो वापस से चलेंगे प्रोडक्ट प्राइसिंग की तरफ, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अपने अपनी चीज को, है ना। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है? यहाँ पे मान लीजिए 1,000 रुपए का मेरा सामान लग गया। सामग्री की लागत मतलब मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है? 1,000 रुपए का मेरा सामान लग गया। इस 1,000 रुपए का सामान जो मेरा लगा एक टेबल को या एक वुडन ट्रे को बनाने के लिए, मान लो मेरे 2 घंटे लग गए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मेरा आर्ली वेज मतलब मेरा घंटे बार मेहताना लगभग लगभग यहाँ पे 200 रुपए था, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो 200 रुपए का मेरा 1 घंटे का मेरा जो वेज है, मैंने 2 घंटे काम किया, और 1,000 रुपए मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स थी।
अब यहाँ पे आप बताते हो कि आपको कितना प्रॉफिट लेना है इस प्रोडक्ट पे। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मुझे 50% का प्रॉफिट रखना है इस प्रोडक्ट के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट जिसके अंदर मैं काम करने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट का बटन दबा दूंगा। अब ये कह रहा है कि आपका जो टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस आर्ली वेजेस, वो 1400 रुपए है। इसका मतलब आपने 1000 रुपए का यहाँ पे सामान खर्चा और 400 रुपए का आपके वक्त की कीमत, तो टोटल कॉस्ट प्राइस है 1400 रुपए। देन देर इज टोटल सेलिंग प्राइस, क्योंकि आपने बोला कि इस प्रोडक्ट को 50% पे बेचना है, तो यहाँ पे जो टोटल सेलिंग प्राइस आया वो आया 2100 रुपए पे आपको इसको बेचना चाहिए, क्योंकि आपको 50% प्रॉफिट मार्जिन रखना है। इस हिसाब से अगर हम देखे जाए तो हमारी लास्ट में देखना कुल अर्निंग 1100 रुपए होगी, जिसमें से हमारा बिजनेस कमाएगा 700 रुपए और क्रिएटर कमाएगा 400 रुपए। अब आपको एक यहाँ पे नई चीज दिख रही होगी कि ये क्रिएटर अर्निंग क्या है, ये बिजनेस अर्निंग क्या है, और ये टोटल अर्निंग क्या है। टोटल अर्निंग होती है कि जो आपने प्रोडक्ट को बेचा, आपने प्रोडक्ट को 2100 पे बेचा और आपका प्रोडक्ट में सामान लगा 1000 रुपए का, तो सामान ही तो एक फिजिकल गुड था जो आपका लगा, तो आपने 2100 रुपए में से 1000 रुपए काटे तो बचा 1100 रुपए, तो कुल जो आपकी कमाई हुई वो हुई 1100 रुपए की। इसमें से जो आपकी खुद की अर्निंग है, क्रिएटर्स अर्निंग, क्रिएटर किस हिसाब से चार्ज करता है, अपने वक्त के हिसाब से। तो क्योंकि वक्त ही आपका पैसा है, आपने 200 रुपए 1 घंटे में लगाया, आपने 2 घंटे काम करा तो 400 रुपए आपकी कमाई, और आपके बिजनेस ने कमाए 700 रुपए, टोटल कमाए 1100। तो क्रिएटर अर्निंग का ये मतलब होता है, ये हमेशा अर्निंग आपको नहीं जाती है। अगर आप किसी एम्प्लॉय से काम कर रहे हैं और आपके एम्प्लॉय आपके लिए बना रहे हैं, तो ये क्रिएटर अर्निंग आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर चली जाती है, और फिर बचती है आपके पास बिजनेस अर्निंग। क्योंकि अगर अभी आप एक होममेड बिजनेस में हैं, आप अकेले ही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्रिएटर अर्निंग जो आपकी तनख्वाह है, आपकी सैलरी है, और बिजनेस अर्निंग जो आपके बिजनेस को कमा रहे हो, और कुल जो आप कमा रहे हो वो है 1100 रुपए। तो इस कैलकुलेटर के द्वारा आप इस पूरी की पूरी कॉस्टिंग को इजीली कभी भी कर पाओगे। इसके लिए आपको सिर्फ आना है sdfinearts.com पे, यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करके ये सारा काम हो जाएगा। आओ बदल के देखते हैं। 2000 रुपए का हमने यहाँ पे सामान करा, यहाँ पे हम मिनट कर देते हैं। यहाँ पे हमने टोटल आधा घंटा ही लगाया काम करने में, और 200 रुपए की हमारी आर्ली वेज थी। इस हिसाब से हमारा 100 रुपए का कहीं ना कहीं आर्ली वेज हुई होगी। और जो मेरा रिटेल प्रॉफिट मार्कअप है वो मैं 100% रखता हूँ, है ना। अब देखते हैं क्या आएगा। कैलकुलेट पे बटन दबा देते हैं, दोबारा देखो। 2000 रुपए का सामान, आधा घंटा किया काम, और 100% मार्कअप। तो आपका जो टोटल कॉस्ट है वो हुआ 2100 रुपए। 2000 रुपए का सामान, 100 रुपए आपके टाइम की कीमत। आपने उसको बेचा दुगनी कीमत पे, मतलब 4200 पे। 2100 का डबल क्या होता है, 4200। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। ये कहता है टोटल अर्निंग जो आपके बिजनेस ने कमाए वो है 2200 रुपए। यहाँ पे आपकी जो बिजनेस अर्निंग्स और क्रिएटर अर्निंग में 6000 रुपए आ रहे हैं, ये एक रॉन्ग वैल्यू दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ द minutes that we have put in here. It means this one in minutes needs a recorrection on it. I'll note it down right there. यहाँ पे मिनट को अभी के लिए पॉज करिएगा, क्योंकि मिनट में जो आपका कैलकुलेशन आ रहा है वो गलत आ रहा है। इसको हम एक बार आर में लेके चलते हैं वापस से, सो दैट हम इसको ठीक कर पाए, है ना। आई थिंक मिनट में देर इज स्टिल अ थिंग दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। वापस से चलते हैं, इसको आवर्स में देखते हैं। 2 घंटे काम किया, और हमने यहाँ पे 30 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे काम किया, है ना। और फिर से इसको कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक मिनट्स में एक प्रॉब्लम दिखाता है इस तरीके से, और नहीं, overall there is a little error in this. I'll get it corrected. Nevertheless, without a case or two it works fine, much of it. और यहाँ पे आप आके अपनी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। जो 2 एरर लास्ट में आए थे वो मैंने नोट किए हैं, वो मिनट्स की वजह से है। एक बार हमने मिनट्स यूज किया तो कैलकुलेशन गड़बड़ आ गई। आई विल गेट द मिनट्स करेक्टेड, बट आप इस कैलकुलेटर को आज से ही, दिस विल बी करेक्टेड जस्ट आफ्टर द सेशन अ लिटिल। आप कभी भी इस ऐप को यूज कर सकते हो, और आपको ब्रेकअप दे देगा आपकी कॉस्टिंग का, कितना आपके बिजनेस ने कमाया, कितना आप कमा के घर लेके जाएंगे, कितना आपका बिजनेस लेके जाएगा।
ये होता है एक मोटा मोटा आपका प्रॉफिट एनालिसिस। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू डू दैट। अब आते हैं व्हाइट बोर्ड पे वापस से, सो दैट आपको मैं थोड़ी सी जानकारी और दे पाऊं। तो लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड विद यू। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो मान लो आपका कोई भी प्रोडक्ट है ना, कोई भी प्रोडक्ट है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे किसी चीज का, जस्ट लेट मी चेक मैं किस चीज का। आपको याद होगा हमने 775 रुपीज का एक कैलकुलेट किया था। हमने क्या किया था कैलकुलेट 775 रुपीज का, अगर किसी को याद हो तो। 775 का हमने ओवरहेड कॉस्ट यहाँ पे गिना था एक प्रोडक्ट में, है ना, विद रेजन टेबल के अंदर। तो मान लो यहाँ पे 775 का कोई प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल मान लेते हैं। ये आपकी, ये जो पूरी की पूरी कॉस्ट है, ये आपकी कवर कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। 775 रुपीज इज योर कवर कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब मान लो आप इसके ऊपर सोच रहे हो कि मैं इसको 30% प्रॉफिट मार्जिन पे सेल करूंगा, 30% प्रॉफिट मार्जिन पे सेल करूंगा। एक तो आप ऑनलाइन कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, वो आपके बहुत हेल्प कर देगा। नहीं तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, 30% प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है 0.3। तो आप इसको 100 से दोबारा से डिवाइड करिएगा, 30 को, यहाँ पे आएगा 0.3। 100 से डिवाइड करिएगा, कैसे दोबारा बताता हूँ। अगर आप 30% की बात कर रहे हैं तो आप इसको 100 से डिवाइड करिएगा, यहाँ पे आएगा 0.3%। इसको आप एक में से माइनस करिए, कि इसमें से माइनस करिए, वन में से 0.3 को माइनस करिए, निकल के आएगा 0.7। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कि आपको प्रोडक्ट का क्या प्राइस लगाना है अगर आपको उस पर 30% प्रॉफिट मार्जिन रखना है। तो आप पहले तो 30% को 100 से, 30 को 100 से डिवाइड करिए, निकल के आएगा 0.3। इस 0.3 को एक में से घटाइए, निकल के आएगा 0.7। अब ये 0.7 को 775 से डिवाइड कर दीजिए। 775 हमारा कॉस्ट था, मुझे इसके अंदर 30% प्रॉफिट मार्जिन रखना है, जिसका फॉर्मूला था 30/100 और फिर वन में से माइनस। ये निकल के आएगा 1107 रुपए, 1107 रुपए। तो अगर आपको इस प्रोडक्ट को 30% प्रॉफिट मार्जिन पे बेचना है, तो ये कॉस्ट पे आप इसको बेचोगे, 1107 रुपए पे आप इस प्रोडक्ट को जब बेचोगे, तो आपको इसमें से 30% का मुनाफा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। अब मान लो कोई प्रोडक्ट आपका 1000 रुपए का है, अब मैं इसको 50% मार्जिन पे सेल करना चाहता हूँ। 50% का मतलब 0.5, वन में से 0.5 माइनस करेंगे, फिर भी 0.5 निकल के आएगा। तो हम 1000 रुपए को 0.5 से डिवाइड कर देंगे। 0.5 से हम जब 1000 रुपए को डिवाइड करेंगे, तो 1000 डिवाइडेड बाय 0.5, ये निकल के आएगा हमारा 2000 रुपए के आसपास की कीमत, ठीक है। इस तरीके से हम इस चीज को रखेंगे, करेंगे, है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट योर इंटायर प्रॉफिट मार्जिन्स बेस्ड ऑन दिस वे ऑफ वर्किंग। ऐसे आप अपने प्रॉफिट मार्जिन, आई होप यू कैन सी मी बैक इन हियर। परफेक्ट। तो हम बात कर रहे थे आपके यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में। यूनिट इकोनॉमिक्स होता है जो आपका एवरेज प्रोडक्ट प्राइस होता है। तो मान लो आपका प्रोडक्ट आमतौर पे 2000 रुपए का है आपका, आप उसमें से खर्चों को घटाना शुरू करते हो, कि पहले आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स घटते हैं, उसके बाद आपकी फिक्स्ड कॉस्ट घटती है, वेरिएबल कॉस्ट घटती है, और घटाते घटाते आपका ग्रॉस मार्जिन निकल के आता है, कि भाई सारी चीजों को, खर्चों को घटाने के बाद जो अंत में मेरे पास निकल के आता है वो मेरा ग्रॉस मार्जिन होता है। ग्रॉस मार्जिन वो होता है कि अभी तक आपने टैक्स नहीं भरा है, अभी तक आप जीएसटी को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, मोटा मोटा। जब आप जीएसटी और ये सारे टैक्सेस को भी पे कर देते हो, तब आपका निकल के आता है नेट मार्जिन, कि मेरे को अंत में क्या बचता है, अपने रेंट देके, सैलरीज देके, जो मैंने कोई एप्स खरीदी हुई है उनकी सब्सक्रिप्शन देके, मैंने कुछ भी, चाहे वो टेक्नोलॉजी में खर्चा किया हो या मैंने फिजिकल किया हो,
ये सारे खर्चे निकल के आता है आपका ग्रॉस मार्जिन। इस तरीके से होता है यूनिट इकोनॉमिक्स। तो जो जो मैंने आपको खर्चे बताए एक एक करके, मैंने आपको पहले प्रोडक्शन कॉस्ट बताई, कॉस्ट ऑफ गुड्स बताया, आर्ली वेज बताई, उसके बाद मैंने आपको ओवरहेड एक्सपेंसेस बताए। ये सब कुछ जब कटता है तो निकलता है इस तरीके से। एक और चीज होती है आपके प्रोडक्ट के अंदर, वो होता है मार्कअप। अब मार्कअप को बहुत अच्छे से सुनना, मार्कअप, MARKUP। मार्कअप होता है वो एडिशनल परसेंटेज जो आप अपने प्रोडक्ट में रखते हो सर्विस देने के लिए, या फिर अपने ब्रांड को बड़ा करने के लिए, या रीच आउट करने के लिए। इसके अंदर मार्केटिंग कॉस्ट इंक्लूड होती है, इसके अंदर सर्विस कॉस्ट इंक्लूड होती है। तो जैसे मान लो आप रेजिन टेबल बनाते हो और आपने रेजिन टेबल किसी को प्रोडक्ट को किसी कस्टमर को बना के डिलीवर कर दिया। अब कस्टमर को उसमें प्रॉब्लम्स आ गई, वो कह रहे हैं देखो मेरे को शाइन नहीं पसंद, या स्क्रैचेस बहुत हैं, या देखो जब आपका प्रोडक्ट आया तो साइड से डैमेज हुआ पड़ा था, आप इसको वापस रिकॉल करो और वापस से मेरे को ठीक करके दो। तो आप उस प्रोडक्ट को रिकॉल करोगे, कोरियर में पैसा जाएगा, आप घर पे लेके आओगे उस प्रोडक्ट को, उसको बनाओगे, ठीक करोगे, फिर वापस से आप उसको कोरियर करोगे और उसको वापस से उस क्लाइंट तक पहुंचाओगे। इसमें आपका कुछ खर्चा आया। अब ये खर्चा या तो आपका सारा प्रॉफिट खा जाएगा कंपनी का, जब आपने मार्कअप नहीं रखा होता तब। मार्कअप के होने से ये हमेशा श्योरिटी रहती है कि आपको सर्विस करने के लिए या अपने क्लाइंट को वो हैप्पीनेस देने के लिए, क्लाइंट को रीच आउट करने के लिए आपके पास हमेशा मनी रहे। तो ये मनी कहां से आती है? सबसे पहले होता है आपका कवर कॉस्ट। कवर कॉस्ट के ऊपर बनता है आपका प्रॉफिट, है ना? प्रॉफिट आपने 30% प्रॉफिट रखा या 50% प्रॉफिट रखा, जो ये वैल्यू निकल के आती है। जैसे हमने एक कैलकुलेशन अभी की थी जिसमें 1100 समथिंग रुपए का हमारा, 1107 रुपए का हमारा इवेंचुअल प्रॉफिट लगाने के बाद 1107 रुपए का एक निकल के आया था। 775 रुपीज का प्रोडक्ट था, उसको हमने 30% मार्जिन पे बेचना था, तो 1107 रुपए का उसका MRP तैयार हुआ, है ना? अब जो ये प्रॉफिट, सॉरी, ये जो वैल्यू तैयार हुई, इस पे कितना आप परसेंटेज रख के इसको बेचते हो, ये होता है आपका मार्कर। इस पे भी परसेंटेज रखी जाती है। ये परसेंटेज कम होती है आमतौर पे D2C कंपनी के लिए। पर अगर आप किसी रिटेलर को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ये कॉस्ट 50 से लेके 100% के अंदर होती है। जनरली एक D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड के लिए, मतलब अगर आप इंस्टाग्राम पे बैठ के अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, Amazon के थ्रू सेल कर रहे हो, तो ये परसेंटेज कम होती है। ये परसेंटेज आमतौर पे 10% से लेके 40% के अंदर ही होती है। इस पैसे से होता क्या है, जो ये चार्जेस आप कस्टमर से एड ऑन लेते हो, इस चार्जेस से होता क्या है? इस चार्जेस से आप पहले तो अपनी मार्केटिंग रन कर सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हो और अब उसे आप एडवर्टाइजिंग रन करते हो, तो एडवर्टाइजिंग का पैसा कहाँ से आएगा? है ना? या तो आपको अपने प्रॉफिट्स कम करने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट पे। कॉस्ट तो आप कम कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स तो आपकी परमानेंट कॉस्ट है, वो तो उतनी लगेगी। आपके वक्त की कीमत आप कम कर सकते हो जल्दी बना के, पर उससे भी कितने पैसे बचा लोगे? तो आपको आपकी मार्केटिंग के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, जो आपके पैसे आते हैं मार्कअप से। मार्कअप वो परसेंटेज है जो आप चार्ज करते हो अपनी टोटल कवर कॉस्ट, उसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद उसके ऊपर जो परसेंटेज कैलकुलेट करते हो। तो मतलब 775 रुपीज का प्रोडक्ट था, जब मैंने उसको 30% प्रॉफिट मार्जिन पे कैलकुलेट किया तो वो 1107 रुपए का आया। अगर मैं इस पे 30% और चार्ज करूं, 30% ऑफ 1107, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो मेरा मार्कअप होगा, जो मैं इसकी वैल्यू में ऐड करके ही इसको सेल करूंगा। इससे मेरे मेरे बिजनेस सेफ रहेगा ऑल टाइम। इसका मतलब ये जैसे आपकी गाड़ी में एयर बैग्स होते हैं ना, जो इमरजेंसी के वक्त बाहर निकलते हैं, ये वही काम करता है। तो जितनी भी आपकी सर्विसिंग होती है, आप अपने क्लाइंट को जो श्योरिटी देते हो कि आई विल टेक केयर ऑफ दिस, 1 ईयर की वारंटी है, ये खराब नहीं होगा, अगर होता है तो मैं फ्री रिप्लेसमेंट या फ्री में इसको ठीक करके दूंगा या दूंगी। या फिर मार्केटिंग कॉस्ट, आपने एक क्लाइंट को लाने के लिए 500 रुपए खर्चे, 600 रुपए खर्चे, 700 रुपए की एड चलाई, वो एड का खर्चा भी आपका मार्कअप बियर करता है, सो दैट आपका प्रॉफिट को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका प्रॉफिट वहीं का वहीं रहे। तो मार्कअप को कैलकुलेट करने से, उसको ऐड करने से एक इंश्योरेंस बनी रहती है। मार्कअप के पैसों को आप हमेशा अलग रखते हो, जरूरी नहीं होता आपके पास ये पैसे बचेंगे। काफी लोग इसको मार्केटिंग में ही खर्च कर देते हैं, और बड़ी कंपनीज का यही एक प्रॉब्लम होता है कि मार्कअप के लिए जो वो पैसे रखते हैं वो ज्यादातर मार्केटिंग में खर्च हो जाते हैं। पर अगर मार्केटिंग में उतने खर्च नहीं हो रहे हैं तो आप इसको एक
कुशनिंग की तरह रख सकते हो, आप इस पैसे को एक इंश्योरेंस की तरह रख सकते हो कि मैं अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को ठीक करूंगा या करूंगी इस मनी के थ्रू, जो मैंने अपने प्रोडक्ट में एक हिस्सा कमाया है। तो जब आपका 1,000 रुपए का एक प्रोडक्ट बिका और उसमें से मान लीजिए 20% आपका मार्कअप था, तो आपके पास आपका 200 रुपए तो आपने मार्कअप चार्ज कर लिया कंज्यूमर से। अब जो वो 800 रुपए हैं, 800 रुपए में से आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स कैंसिल हो जाएंगे, आपका ओवरहेड एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। तो ये सारी प्रोडक्शन कॉस्ट निकलने के बाद जो आपके पास पैसे बचेंगे, वही आप कमा रहे होंगे। दैट इज व्हाट यू आर सेविंग आउट ऑफ द इंटायर थिंग। दिस इज हाउ थिंग्स आर। तो सबसे पहले होता है कवर कॉस्ट। सेकंड नंबर पे जो वैल्यू होती है कवर कॉस्ट के साथ साथ, वो होता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज। और इन दोनों पे जो परसेंटेज लेके आप इसको एक हल्का सा इंक्रीज्ड मार्जिन पे सेल करते हो, मार्कअप। मार्कअप लेना ही होता है। आप चाहे बहुत कम परसेंटेज चार्ज करिए, बट मार्कअप रखिए जरूर। और हमेशा अपनी नोटबुक में, अपनी ऐप में, जहां पे भी आप हिसाब करते हैं, मार्कअप के पैसे आपको अलग से रखने ही रखने हैं। तभी आप अपने बिजनेस को, अब मान लीजिए आपने कोई 10,000 रुपए की बफिंग मशीन खरीदी, वो मशीन के पटाखे बज गए, उसकी तार सड़ गई, वो नहीं चल पा रही है, आपको इमीडिएटली रिपेयर करवाना पड़ गया, 3,000 रुपए का आपका रिपेयर हो गया। अब या तो वो 3,000 रुपए आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस में जाएंगे और आपके हर प्रोडक्ट को महंगा बनाएंगे। इससे अच्छा ये है कि जो हल्का हल्का छोटा छोटा मार्कअप आपने सारे प्रोडक्ट्स में से चार्ज किया था, जो उससे अमाउंट बनी, आप उसमें से इन चीजों को ठीक करवाइए। आप अपनी मार्केटिंग उससे रन करिए। आप अपने जो वेरिएबल खर्चे हैं वो अपने मार्कअप से करिए। इससे आपका प्रोडक्ट सेफ रहेगा, आपका बिजनेस सेफ रहेगा, आपकी खुद की इनकम सेफ रहेगी। और इसका अगेन मतलब ये नहीं होता कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। आप मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने मार्कअप को चार्ज करिए। आपको लगता है मेरी इंडस्ट्री में, मेरे काम में इतनी सर्विसिंग की जरूरत नहीं होती, या फिर मुझे मार्केटिंग में भी बहुत ज्यादा पैसा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑर्गेनिकली ही मेरी रीच बहुत अच्छी है, तो आपको मार्कअप ज्यादा चार्ज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तब आप इसको 40% तक चार्ज कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको 10, 12, 15% तक भी चार्ज करके अपने प्रोडक्ट को एक वाइबल अमाउंट में रख सकते हैं, सो दैट वो ना हो, बढ़े ना उसका प्राइस। दूसरी बात, काफी लोगों को ये लगता है कि यार, जैसे अभी शालिनी ने आज शायद पूछा था कि मैं जब भी अपने प्रोडक्ट की बात करती हूँ किसी क्लाइंट से, वो हमेशा कह देते हैं तो बहुत महंगा है। इसका मतलब आपके प्रोडक्ट की परसीव्ड वैल्यू नहीं बना पाए आप। परसीव्ड वैल्यू क्या होता है? अब जब भी हम कोई महंगी चीज खरीदते हैं, जैसे गुच्ची है, प्राडा है, या कोई भी लग्जरी ब्रांड की बात कर लो, आप शनैल है, आप इनके जब प्रोडक्ट्स खरीदते हो और ये प्रोडक्ट्स में बड़े बड़े टैग लगे होते हैं, महंगे महंगे, 10,000 रुपए का बैग, 15,000 रुपए का बैग, आप आप उसको जस्टिफाई पहले ही मन में कर चुके होते हो कि ये एक लग्जरी ब्रांड है, ये एक सोशल स्टेटस कैरी करता है, जिसके लिए मैं पे कर रहा हूं। आई एम नॉट जस्ट पेइंग फॉर द बैग, आई एम ऑल्सो पेइंग for the aura this bag brings to my personality, and thus you are already convinced that this bag is worth this much. And if you're not buying it, you're not their customer and you don't believe in this. परसीव्ड वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आपको अपने ब्रांड की बनानी होती है। यहाँ पे ब्रांडिंग का बहुत बड़ा रोल है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, अगले हफ्ते, अगले ट्यूसडे इवनिंग हम बात करेंगे ब्रांडिंग पे। ब्रांडिंग आपकी परसीव्ड वैल्यू इंक्रीज करता है। इस वजह से जब भी आप अपने प्रोडक्ट का एमआरपी एक कंज्यूमर को बताते हो, वो हिचकिचाएगा नहीं, या वो इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं देगा आपको, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपनी ब्रांड प्रेजेंस में, ब्रांड स्टोरी में, ब्रांड प्रेजेंटेशन में, ब्रांड पैकेजिंग में, ब्रांड डिस्प्ले में, ब्रांड मार्केट प्रोडक्ट फिट में ये बात को जस्टिफाई कर दिया है कि यार ये प्रोडक्ट की ये वैल्यू होल्ड करता है। It is not just a coaster, it is also a coaster that carries a lot of quality, integrity and usage ability, और इसकी लाइफ टाइम यूसेज भी बहुत ज्यादा है। thus this deserves this price। वहां पे क्योंकि परसीव्ड वैल्यू आपने नहीं बनाई होती, आप घर से एक प्रोडक्ट बनाए, आपने क्लाइंट को दिखाया, वो कहता है रेजिन कोस्टर है, हाँ रेजिन कोस्टर है, हम उसको रेजिन कोस्टर बोल के बेच रहे हैं, रेजिन ट्रे बोल के बेच रहे हैं, जबकि वो इंसान घर से एक रेजिन प्रोडक्ट खरीदने नहीं निकला था, वो एक टेबल या वो एक कोस्टर खरीदने निकला था, वो बाय चांस रेजिन का उसको पसंद आ गया। तो अपने प्रोडक्ट पे रेजिन 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 वर्ड ना लगाना बंद करिए,
अगर रेजिन की कैटेगरी में आज हम ज्यादा बात करते हैं तो, है ना। जैसे हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, कोई आपको बार बार बोले ये प्लास्टिक चेयर है, ये प्लास्टिक कप है, ये प्लास्टिक की प्लेट है, आपका मन ही नहीं करेगा खरीदने को, क्योंकि ये प्लास्टिक प्लास्टिक क्यों बोल रहे हो बार बार। आप बोलो ये प्लेट है और ये ट्रे है, ये है ना। कोई पूछता है ये किस मटेरियल का बना हुआ है, तो बोलो ये इपॉक्सी बेस्ड है या रेजिन बेस्ड है या पॉलीमर बेस्ड है, आप तब बताइए उसको। तो अगर आप एक टेबल सेल कर रहे हैं जिसके अंदर फ्लावर है, तो एक वो फ्रेश फ्लावर टेबल है, एक रेजिन टेबल मत बोलो उसको। उससे उस प्रोडक्ट की परसेप्शन बदल जाती है। आप मटेरियल पे इतना ज्यादा एम्फोसिस कर देते हो कि इट ऑल बिकम्स अबाउट अ मटेरियल। अगर मैं कहीं एक गुच्ची या प्राडा या कहीं शनेल में एक बैग लेने जाता हूँ, तो मैं उनको ये नहीं बोलूंगा रैक्सीन का बैग या लेदर का बैग, लेदर का बैग दिखाओ। आई टेल गिव गिव शो मी अ बैग। फिर मैं बोलूंगा ये मटेरियल काफी स्मूथ है, ये क्या है, वो बोलेंगे पॉलिएस्टर है या ये है या वो है। ओ अच्छा, ये इस मटेरियल का है। सो मटेरियल शुड नॉट बी टर्म्ड इन एडवांस। मटेरियल इज अ बाय प्रोडक्ट दैट शुड कम इन द कॉन्वर्सेशन लेटर। इट शुड बी अबाउट द थीम ऑफ द प्रोडक्ट। ये ड्रूजी मोल्ड्स हैं या ये ड्रूजी कोस्टर्स हैं, ये सी शेल कोस्टर्स हैं, ये फ्रेश फ्लावर कोस्टर्स हैं। दिस इज हाउ द प्रोडक्ट शुड बी। इससे परसीव्ड वैल्यू बढ़ती है आपके प्रोडक्ट की। इससे, और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ प्राइस कर रहे हो। इज इट टू चीप, इट इज टू स्वीट, इज इट एट अ लेवल कि वो एक्सपेंसिव लगने लगा है बट एक्चुअली एक्सपेंसिव नहीं है, इंसान उसको सोच रहा है थोड़ा खरीदूं नहीं खरीदूं, या इट इज टू एक्सपेंसिव वगैरह बहुत ही महंगा है मत खरीदो। पहली बात तो वो उसको सॉल्व करना होता है। आपको एक स्वीट स्पॉट ढूंढना होता है जहां पे आपका प्रोडक्ट मार्केट में एक एक अच्छी एबिलिटी रखे। और अगर आपको हायर वे में जाना है, आपको उसकी ब्रांडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी, उसकी परसीव्ड वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। मे बी आपके डिस्प्ले करने के तरीके से, मे बी आपके प्रोडक्ट पोजिशनिंग में वो उनको नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से ये बहस का कारण बन रहा है। ये सॉल्व होता है ब्रांडिंग से। ऑफ कोर्स जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, बट ऐसा नहीं है कि हम उसको समझ नहीं पाएंगे, हम उसको अभी भी एक ओवरव्यू में समझ लेते हैं। दैट विल रियली हेल्प। सुनीता प्लीज अपना क्वेश्चन टाइप करिए जिससे कि मैं आपको बेटर आंसर कर पाऊं। तो क्यूएनए में जाके प्लीज अपना क्वेश्चन डिटेल में लिखिए, उससे मुझे बहुत हेल्प होगी आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अच्छा, एक और तरीका होता है अपने प्रोडक्ट को बड़ा करने का उसकी। अब जैसे क्या होता है, मान लो कि मैं एक ज्वेलरी बेच रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना। और वो ज्वेलरी हम बस नॉर्मली बेच रहे हैं डेली वेयर के लिए। तो अगर मैं एक रेजिन ज्वेलरी क्रिएटर हूँ और मैं ज्वेलरी बना रहा हूँ कि बस रोज पहनो, कैजुअल वेयर है, कॉलेज जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, मॉल जा रहे हो, तो ये ज्वेलरी पहन लो। तो उसकी टारगेट मार्केट बहुत छोटी है। इसका मतलब मुझे वो वाले एज के लोग ढूंढने पड़ेंगे जो थोड़ा यंग चीजें कैरी करते हैं। मुझे वो लोग ढूंढने पड़ेंगे जो अपनी ज्वेलरी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि इंडिया बहुत ही गोल्ड मेटल ड्रिवन इंडस्ट्री है। वहां पे ज्वेलरी में अगर आप कुछ बहुत नया नहीं लाते हो तो पीपल थिंक अबाउट ट्राइंग इट, है ना। क्योंकि क्या होगा, नकली ज्वेलरी है, बट वो आर्टिस्टिकली इतनी अच्छी होनी चाहिए दैट पीपल वांट टू कैरी इट। तो वहां पे टारगेट मार्केट बहुत छोटी है। अगर हम इसी ज्वेलरी को ब्राइडल ज्वेलरी की तरह या उस कैटेगरी में ले जाते हैं जहाँ पे ये ब्राइडल्स के लिए हो, वो जो फ्रेश फ्लावर ज्वेलरी, अगर आपने फ्लोरल फेरी ज्वेलरी देखी हो एसडी एकेडमिया की, वो हल्दी या मेहंदी के फंक्शंस के लिए बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो पूरे हिंदुस्तान में एट एवरी सीजन, एवरी मंथ, नॉर्थ में थोड़ा विंटर्स में, साउथ में अलग, ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग, एवरी टाइम देयर इज अ वेडिंग का एक टाइम आता है। एंड व्हेन यू कैन इंट्रोड्यूस दिस ज्वेलरी एज पार्ट ऑफ देयर फंक्शंस। तो अगर ये फ्लावर की ज्वेलरी है तो ये हल्दी के लिए, अगर वो रूबी ग्लो ज्वेलरी का सेट है तो वो कॉकटेल के लिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर आप अपनी ज्वेलरी को एक ब्राइडल या एक वेडिंग इंडस्ट्री में लेके जाते हो जहां पे रेगुलर यूसेज और बहुत ही सोशल स्टेटा इन्वॉल्व होता है, देन इट कैन गिव यू अ वे बिगर मार्केट। सिमिलरली नेम प्लेट्स को मान लो। अब नेम प्लेट्स में भी क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ वरमाला प्रेजर्वेशन बहुत ज्यादा होती है। वरमाला प्रेजर्वेशन, एवरी पर्सन हु इज गेटिंग मैरिड वांट्स टू गेट देयर फ्लावर्स प्रिजर्व्ड इन रेजिन। तो काफी लोग उसका एक बस ऐसे ही, मतलब उसके अंदर लाइट्स डाल के टेबल पे रख देते हैं साइड पे कि ये लाइट आएगी, अच्छा लगेगा। डाइनिंग टेबल पे रख दिया, किसी साइड पे क्रॉकरी रैक के ऊपर रख दिया कि मतलब शादी हुई थी सो वी गॉट आवर वरमाला। कई लोग उसकी क्लॉक बना लेते हैं। बट अब यहाँ पे मार्केट साइज बहुत छोटा है। वो शौकीन लोग जो सिर्फ अपनी वरमाला को प्रिजर्व करवाना चाहते हैं, अगेन
अगर हम इसकी नेम प्लेट्स बना दें, सो वी कैन हैव एक पूरी की पूरी रेजिन की कास्टेड नेम प्लेट, जिसके ऊपर ग्रूम का नेम, ब्राइड का नेम हो, उनका न्यू हाउस जहां पे वो शिफ्ट हो रहे हैं, जहां वो रहने वाले हैं, और उस पूरी स्लैब के अंदर उनके शादी के फूल कास्टेड हो। तो जो उन्होंने शादी की, उनका वो जो प्यार का मोमेंट था, दैट दैट एंटायर हैप्पीनेस इज प्रिजर्व्ड इन अ स्लैब ऑफ रेजन, जो कि एक नेम प्लेट है, दे कैन हैंग इट आउटसाइड देयर हाउस। तो यहाँ पे क्योंकि वरमाला प्रेजर्वेशन और फ्लावर प्रेजर्वेशन मेट नेम प्लेट्स, तो आपकी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है ना। एवरीवन, जिसका भी घर है, हर घर के बाहर एक नेम प्लेट होती है। वो नेम प्लेट तीन ही तरीके की होती है, वुडन, मेटल, प्लास्टिक या स्टोन, यही दो चार तरीके की होती है पूरी दुनिया में। आपके घर भी इनमें से कोई एक होगी। अब हमारे घर की सबकी नेम प्लेट्स एक जैसी दिखती हैं, जबकि हमारे सबके घर अलग दिखते हैं, हमारी लाइफ अलग है, हमारे पैशंस अलग है, हमारे जीने का तरीका अलग है। तो हमारी नेम प्लेट एक जैसी क्यों दिखती है? क्यों ना हमारी नेम प्लेट में भी वो थीम हो जो हमारी लाइफ में हम कैरी करते हैं। कोई आर्मी से है तो उसकी वाइब हो, कोई गार्डनिंग के प्यार करता है उसकी वाइब हो, कोई आईटी डिपार्टमेंट से है, कोई टेक में काम करता है तो उसकी वैसी नेम प्लेट हो। सो यू कैन हैव अ वाइब इन द नेम प्लेट, इट इंक्रीजेस योर इंडस्ट्री वे मोर। तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट की परसीव्ड वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो, ब्रांडिंग इज वन, एंड चेंजिंग योर टारगेट मार्केट इज द सेकंड ऑप्शन दैट यू कैन डू। आपका प्रोडक्ट वही है, बस आपने उसकी ऑडियंस थोड़ी मॉडिफाई कर दी। आपने थोड़ा गहरा सोचा कि ये प्रोडक्ट और किस किस तरीके से काम आता है, इसको स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं, इसको और ऑथेंटिक कैसे बना सकते हैं। अगर ऐसा आप कर लेते हो तो आपकी परसीव्ड वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे कि आर्ग्यूमेंट्स का होना या आपके आपके क्लाइंट का आपकी क्वालिटी पे क्वेश्चन उठाना मिनिमाइज हो जाता है बहुत ज्यादा हद तक। सुनीता कह रहे हैं, सर हम मार्कअप के अलग से 30% ना करके 30% प्रॉफिट की जगह 50 या 60% प्रॉफिट कर दें तो दोनों में अंतर होता है। मार्कअप लिया जाता है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद। मार्कअप क्या, प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट के पैरेलल कैलकुलेट नहीं होता है। प्रॉफिट के साथ इसलिए कैलकुलेट होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को सर्विस देते हो, तो आप उस प्रोडक्ट को कितने में बेचा था उस बेसिस वैल्यू पे सर्विस देते हो। आपने एक गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की, आपको कंपनी ने बोला पहली सर्विस फ्री। क्योंकि आपने उनसे 10 लाख रुपए की गाड़ी ली, इसलिए वो सर्विस फ्री है। वो ये भी कर सकते थे जो आपने बोला कि प्रॉफिट ही बढ़ा देते उसके अंदर, पर फिर वो क्लैरिटी खत्म हो जाती है कि भाई हम, वो एक कंजूसियत रह जाती है ना अंदर, कि भाई ये कैसे इसको स्प्लिट करें। मार्कअप क्या होता है कि इंश्योरेंस की तरह काम करता है, आपको क्लियर होता है अपने हर प्रोडक्ट पे 10% का मार्कअप रखा हुआ है। ये आपकी अलग से एक इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक्स में करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, कई लोग गोल्ड खरीद लेते हैं। तो एक ही चीज क्यों नहीं खरीद लेते? तीन तीन चीजें क्यों खरीदनी है? अकेले स्टॉक्स ले लो, अकेले म्यूचुअल फंड्स ले लो। सब में रिस्क अलग होता है, सबकी लाइफ अलग होती है, सबका मतलब अलग होता है। इसी तरीके से जब आप मार्कअप लेते हैं तब आप प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज पे लेते हो इसको। इससे आपका प्रॉफिट क्लियर सेफ रहता है। कल को आप अपनी कंपनी को बड़ी करते हो, आपको कैलकुलेट करना है कि मेरे खर्चे कितने हैं, आपको क्लियर है कि मेरे पास 30% प्रॉफिट है एवरेज मेरे प्रोडक्ट पे, और इस प्रॉफिट को हिलाए बिना मुझे अपना प्रोडक्ट स्केल करना है, तो अब ना मार्कअप बढ़ा देता हूँ। मार्कअप से मैं ज्यादा एडवर्टाइजिंग कर पाऊंगा, ज्यादा चीजें कर पाऊंगा, तो आपका प्रॉफिट सिक्योर रहता है। अगर आप सारी चीजों को मिक्स कर देंगे तो इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल प्राइसिंग। ट्रेडिशनल प्राइसिंग होती है पुराने जमाने में जैसे प्राइसिंग होती थी, उसमें क्या करते थे कि जितने का प्रोडक्ट बना उसको दो से मल्टीप्लाई कर देते थे। मान लो 1000 रुपए का प्रोडक्ट बना, उसको दो गुना कर देते थे। इसको बोल देते थे कि भाई ये तो मेरी बनाने की लागत है। बनाने की लागत को दो से मल्टीप्लाई कर देते थे, कह देते थे ये तो होलसेल का प्राइस है। होलसेल के प्राइस को दो से मल्टीप्लाई करके कहते तो रिटेल प्राइस है, देसी। जैसे कि हर चीज दो गुना पे, कि डबल 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 होता जाए। पर उससे उससे कंज्यूमर सफर करता है, कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करता और मार्केट का कॉम्पिटिशन को किल कर देता है। द डिफरेंशिएशन शुड बी क्लियर बिटवीन प्रॉफिट एंड मार्कअप। उनका पर्पस क्या है? मार्कअप आपके पूरे प्रोडक्ट के ऊपर सर्विस के लिए होता है, कुशनिंग के लिए होता है, उसको सेफ रखने के लिए होता है, इसलिए वो दोनों के ऊपर कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट आपके प्रोडक्ट पे होता है जिससे आपका बिजनेस चलता है। मार्कअप आपके पूरे प्रॉफिट और उसको सिक्योर रखता है, इसलिए वो दोनों पे कैलकुलेट होता है, इसलिए वो अलग होता है। इसलिए वो कम भी होता है कि जरूरी नहीं है हर बार किसी को करना है या नहीं करना है। दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू डिलीवर बेटर सर्विसेज, दैट इज हाउ स्टैंडर्ड्स ऑफ एवरीथिंग वर्क्स, है ना। ये मेरा
इसके ऊपर टेक है। आई होप दिस एंटायर थिंग वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। सो दिस वाज मोटा मोटा अबाउट प्रोडक्ट प्राइसिंग, हाउ इट वर्क्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कवर कॉस्ट जिसके अंदर आपका आता है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट बनता है बाय एडिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस आर्ली वेज। जब ये दोनों को हम ओवरहेड एक्सपेंसेस से इकट्ठा कर देते हैं तो कवर कॉस्ट बन जाता है। इसके बाद ऐड होता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बताया। मान लो आपको 30% प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो 0.3, 1 में से माइनस करो 0.3 को, बचा 0.7, और अपने प्रोडक्ट की जो कवर कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दो 0.7 से, तो 30% मार्जिन का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, कितने का मेरे को चार्ज करना है। उसके ऊपर आप 60% चार्ज करो, 30% चार्ज करो, 20%, 10% या मार्कअप नहीं चार्ज करो, वो आपकी जरूरत है, पर मार्कअप जरूरी होता है। जो लोग मार्कअप नहीं चार्ज करते, सबसे आमतौर पे सबसे गंदी सर्विस वो कंपनीज देती हैं जिनके पास मार्कअप नहीं होता। मार्कअप नहीं होता तो प्रॉफिट से पैसे निकालने पड़ते हैं। हाई प्रॉफिट्स होते हैं पर प्रॉफिट से पैसे निकाले नहीं जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स के हिसाब से ही तो कंपनी में री इन्वेस्टमेंट करनी होती है। और वो पैसा अगर मेरा मार्कअप में चला गया तो क्या होगा? अब आप सोच रहे हो कि पैसा तो एक ही है, उसको ऐसे गिन लो या ऐसे गिन लो, पर पैसा पैसा है और उसका पर्पस अलग है। उसको इकट्ठा करके आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। आपने क्या किया, एक पिगी बैंक बना लिया, उसमें से आपने सोचा मैं घर भी चलाऊंगा, ऑफिस भी चलाऊंगा, सेविंग्स भी करूंगा। अब पता लगा मैंने महीने का सारा खर्चा ही उस पिगी बैंक से कर दिया, पिगी बैंक तो खाली हो गया। अब ना घर की ईएमआई निकल रही है, ना ऑफिस का रेंट निकल रहा है। इसका मतलब आपने डिफरेंशिएशन ही नहीं क्रिएट की थी, आपने सब चीजों के लिए एक ही वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। अब आपको ही नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा पार्ट किधर का कहाँ गया। So that means that do that separately and this separately, which ensures that your product and business is always in the safe position. And अपने product और business को और सिक्योर, मेंटली सिक्योर करने के लिए उसकी परसीव्ड वैल्यू पे काम करना पड़ेगा, जो ब्रांडिंग से होता है, जो आपकी नेक्स्ट क्लास है ना। अपने क्वेश्चंस प्लीज पूछ लीजिए मुझसे, जिससे बहुत हेल्प हो जाएगी मुझे समझने में कि आपको कितना समझ में आया। एंड आर यू able to understand this entire scenario, how product pricing works? And this is how product pricing works. अच्छा, आपने, मैं आपको जब तक आप अपने क्वेश्चंस या अपनी क्यूएनए करते हो, आपको थोड़ी सी और नॉलेज दे देता हूँ। आपने एक शार्क टैंक अगर आप अगेन देखते हो, आपने एक वर्ड सुना होगा, इबिडा। EBITDA, सुना है या नहीं सुना है डिपेंड करता है। इबिडा होता है आपके टैक्सेस फाइल करने से पहले, डेप्रिसिएशन से पहले की वैल्यू। इबिडा पर प्रोडक्ट नहीं होता, इबिडा बिजनेस का होता है। आपका पूरा बिजनेस पूरे महीने के खर्चे निकालने के बाद, अभी आपने टैक्स नहीं भरा है, कितना पैसा बचा पा रहा है, इसको बोलते हैं इबिडा। यही कैलकुलेशन जब आप पर प्रोडक्ट करते हैं तब उसको बोलते हैं जनरली ग्रॉस मार्जिन। तो ये ग्रॉस और इबिडा ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। इबिडा टर्म यूज होता है पूरे बिजनेस के लिए, पूरे मंथ का सारे खर्चे निकाल के सब कर करा के जो बचता है मोटा मोटा, और अभी टैक्स नहीं भरा है, जीएसटी नहीं भरा है, साइड चीजों साइड रख के, उसको बोलते हैं बिड्डा। और यही चीज जब हम एक प्रोडक्ट के लिए करते हैं, अभी उसमें हम माइन्यूटली नहीं जाते, हमने ये सारे खर्चे निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस। और नेट आता है जब हर चीज, आपने जीएसटी भी एक्सक्लूड कर दिया, सब कुछ एक्सक्लूड कर दिया, उसके बाद होता है ना आपका इबिडा और ग्रॉस। That was it. I hope this was much clear to you, but if you have any questions related to anything, please feel free to ask. तो अब नेक्स्ट टाइम आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करोगे तो एक तो आप SD फाइन आर्ट्स पे जा सकते हो, वो जो छोटा सा ग्लिच था मिनट्स वाला वो रिमूव हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल गेट इट डन फ्रॉम प्रायोरिटी। एक तो आप उस ऐप को यूज कर सकते हो ऑन गेटिंग योर इंटायर प्राइसिंग डन। सेकेंडली, आप पहले यूनिटरी मेथड लगा सकते हो कि भाई मेरे प्रोडक्ट में रेजिन कितने का लगा, पिगमेंट कितने का लगा, मोल्ड कितने का लगा, ये कितने का लगा, वो कितने का लगा, सारा ऐड करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाएगा। कितने घंटे में मैंने टेबल बनाया, मैं एक बार ब्लू लगून अगर टेबल बनाना शुरू करता हूँ या कास्टिंग टेबल शुरू करता हूँ, मैं स्टार्ट टू एंड 1 घंटे में खत्म कर देता हूँ। 1 घंटा, मेरे 1 घंटे की कीमत 200 रुपए, 2500 रुपए टेबल बनाने का खर्चा, 200 रुपए उस पर मेरी लागत, हो गया टोटल 2700 रुपए। अब ये 2700 रुपए पे ओवरहेड एक्सपेंसेस होंगे। ओवरहेड एक्सपेंसेस मेरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें रेंट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटीज, टूल्स, ये सबके पैसे आ जाते हैं। इसका कितना पोर्शन मेरा प्रोडक्ट बियर करेगा, ये मेरे को कैलकुलेट करना होगा, जो मैंने आज आपको कैलकुलेट करके दिखाया था पर प्रोडक्ट। तो आप कवर कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कवर कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो, तो कवर कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पूरे महीने में जितने प्रोडक्ट बने उनका
कवर कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस, जो हमारा 30,000 था आज के केस में। जब ये किया तो हमारे को पता लगा कि इतना हिस्सा इसको बियर करना पड़ेगा, इतना लोड हमारे प्रोडक्ट को उठाना पड़ेगा हमारे खर्चे निकालने के लिए। उससे निकला हमारा ये पूरे का पूरा कॉस्ट, है ना। उसके बाद प्रॉफिट ऐड हुआ, उसके बाद मार्कअप ऐड हुआ। ये दोनों चीजें ऐड होने के बाद ही हमारे को मिलता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब क्योंकि आपके पास मार्कअप है और आप मार्कअप नहीं चार्ज करना चाहते अपने कस्टमर, उसको डिस्काउंट दे दो। जो हम डिस्काउंट, किसी भी कंपनी एक डिस्काउंट देती है वो अपने मार्कअप से देती है। मान लो मार्क कंपनी के पास एडिशनल फंड्स हैं, या फिर कंपनी ने अपने हर प्रोडक्ट पे 20% का मार्कअप रखा हुआ है। वो चाहते हैं कि फेस्टिवल आ गया, दिवाली आ गया है, मार्कअप की छोड़ो, हम प्रोडक्ट बेचने पे ध्यान देते हैं, मार्कअप को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो वहां पे आ जाता है -20% ऑफ। तो काफी हद तक सारी कंपनीज जो डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं वो अपने मार्कअप के थ्रू करती हैं। मार्कअप वो कुशनिंग होती है जिनको वो उस टाइम के लिए हटा देते हैं। हटाने से क्या होता है, आपका प्रोडक्ट एक मोर वाइबल कॉस्ट पे आ जाता है, कंज्यूमर का फायदा हो जाता है, और आपका प्रॉफिट परसेंटेज सिक्योर रहता है। अब याद आया क्यों प्रॉफिट और मार्कअप को अलग अलग रखते हैं। तो आप प्रॉफिट पहले भी 30% बना रहे थे, डिस्काउंट में भी 30% बना रहे हैं, आपने अपना मार्कअप छोड़ दिया, जिसकी वजह से आप कंज्यूमर को एक बेटर डिस्काउंट ऑफर कर पा रहे हैं, और आपका प्रोडक्ट उसी प्राइस पे बिक रहा है जैसे पहले बिक रहा था, उतनी कॉस्ट कर रहा है, उतना ही आपका प्रॉफिट बना रहा है। आप उससे मार्कअप चार्ज नहीं कर रहे उतने टाइम के लिए। दिस इज हाउ यू गिव योर डिस्काउंट्स टू द एंड क्लाइंट। Had zero knowledge about business and pricing, learned a lot today. Thank you Neha for acknowledging it. Again please treat me as your friend and mentor. अगर आपको कोई भी एडिशनल बात मेरे से पूछनी है जो शायद मेरी इस क्लास का ओरिजिनली पार्ट नहीं था, बट आपको लग रहा है यार अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, मेरे को प्लीज थोड़ी सी और जानकारी है, प्लीज आपके पास Q&A है, उसको यूज करना, उसमें क्वेश्चंस पूछना। और अगर इस क्लास के बाद भी आपके दिमाग में कुछ सवाल आते हैं तो आपके पास हमारा नंबर है जिसके थ्रू आपके पास लिंक आया है, और आप वहां पे भी मेरे लिए कुछ क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं। कोशिश यही करेंगे कि क्लासेस में उसको सारे क्वेश्चंस को ले लें, सो दैट ये क्वेश्चंस के आंसर्स भी रिकॉर्ड हो जाएं सबके लिए, है ना। क्योंकि जब आप इंडिविजुअली पूछोगे तो वो सवाल और जवाब सिर्फ आपके लिए होगा, यहाँ पे सबके लिए होता है, तो बेटर हो जाएगा। और हमारी अगली क्लास में हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स जुड़ने वाले हैं, तो एक बेटर Q&A होगा, मोर डिटेल Q&A होगा। और अगले हफ्ते हम करेंगे ब्रांडिंग पे बात। तो इस हफ्ते का आपका होमवर्क ये है कि आप अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग करके देखेंगे, और जहां जहां पे अटकोगे मेरे को अलग से उसके डाउट्स भेजोगे कि यहाँ पे मैं अटक रही हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दो कैसे भी करके, एंड आई विल बी देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। बट आप जब तक इसको हाथों से करोगे नहीं, जब तक ये मैथ्स नोटबुक पे करके देखोगे नहीं, तब तक थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। इतना मुश्किल है नहीं, जबकि बहुत ही सिंपल सी बात है। आपका प्रॉफिट है, आपका मार्कअप है, आपकी कवर कॉस्ट है, कवर कॉस्ट को तोड़ो तो निकल के आता है ओवरहेड कॉस्ट प्लस आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट को तोड़ो तो निकल के आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस योर आर्ली वेज। आर्ली वेज को भूलना मत, ये आपकी कॉस्ट है, क्योंकि जब आप कंपनी में अकेले काम कर रहे होते हैं तो आप अपने खुद का जो डेली एक्सपेंसेस है, आप अपनी इंप्लॉय फीस ले रहे हो अपनी ही कंपनी से। तो अगर मेरी कंपनी है रेजिन आर्ट बाय शरद, तो फॉर एग्जाम्पल रेजिन आर्ट बाय शरद महीने का मान लो 10,000 रुपए का रेवेन्यू कर रही है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10,000 रुपए का ही कम कर रहा हूँ मैं, 10,000 रुपए का मान लो रेवेन्यू ले लेता हूँ। उसमें से मेरा जो अपना रेवेन्यू होगा वो 2,000 रुपए का होगा शायद क्रिएटर अर्निंग्स, और मेरी कंपनी का होगा 4,000 रुपए का। इसी को अगर 1 लाख रुपए मान ले तो यही चीज 20,000 40,000 पे चली जाएगी। इसी को 10 लाख मान ले तो यही चीज 2 लाख 4 लाख पे चली जाएगी। डिपेंड करता है आप कितना स्केल करते हैं। बट कहने का मतलब ये है, आपको अपनी अर्निंग अलग कंसिडर करनी होती है, अपने बिजनेस की अर्निंग अलग कंसिडर करनी होती है। मिक्स नहीं करना है जैसे हम मार्कअप और उसको करना चाह रहे थे, ये दोनों चीजें अलग रहेंगी और तभी बेनिफिशियल रहेंगी, है ना। सो आई थिंक लेट्स रैप अप द सेशन इन हियर। आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन कन्वेड। मुझे और सवाल आपकी तरफ से नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैं समझ रहा हूं दैट you guys must be clear with everything that I have taught in here today. Again, thank you for being in here. But फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो प्रोडक्ट प्राइसिंग को लेके, फील फ्री टू आस्क पोस्ट द सेशन एज वेल। और अगले सेशन में हम ब्रांडिंग पे बात करेंगे बहुत बहुत डिटेल के अंदर, विच विल रियली हेल्प यू स्केल। प्लीज प्राइसिंग करना और मुझे करके बताना कि हुआ या नहीं हुआ।
दिस शुड नॉट बी गॉन। ये पूरे हाउ टू ग्रो योर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कोर्स के बाद आपका बिजनेस पूरा ग्रो करे और क्लैरिटी से ग्रो करे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, एंड ऐसा हम मेक श्योर भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मुझे फीडबैक जरूर देना आपकी क्लास कैसी रही थी, सो दैट आई कैन नो व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिडंट लाइक, एंड आई विल मेक श्योर जो छोटे छोटे ग्लिचेस हुए थे दैट डोंट हैपन, एंड आई विल गेट दैट ऐप करेक्टेड ऑन SD Fine Arts। वो जो मिनट का इशू आ रहा था वो नहीं आएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय। सॉरी, सच शालिनी जाते जाते कह रहे हैं सर, एक की चेन का PP क्या रहता है रेजिन का? डिपेंड करता है शालिनी कहाँ सेल कर रहे हो। अगर सेल कर रहे हो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे, तो आप वहां पे कंपेटिटिव प्राइसिंग भी चेक करोगे। अगर आप सेल कर रहे हो अपने इंस्टाग्राम से और आपको खुद सामने से एक मैसेज आया है, इसका मतलब आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है, आपने मार्केटिंग पे कोई खर्चा नहीं किया, सामने से कस्टमर चल के आया, तो यू कैन गिव दैट प्रोडक्ट एट अ डिस्काउंटेड वैल्यू। मान लो आपने उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग रन की थी, आपने 1,000 रुपए खर्च कर दिए मार्केटिंग पे, और 1,000 रुपए में आपको 10 ऑर्डर आए, तो वो 10 ऑर्डर आए, 1,000 रुपए खर्च करके 10 ऑर्डर आए, तो एक ऑर्डर 100 रुपए खर्च करने के बाद आया, तो आपके कीचेन की वैल्यू प्लस वो 100 रुपए ऐड करने के बाद आप उस कीचेन को बेचोगे, नहीं तो उस कीचेन में घाटा खा जाओगे, है ना? तो अगर मान लो किचन 150 रुपए का था और मार्केटिंग में आपका 100 रुपए और लग गया, तो 250 रुपए से कम वो किचन नहीं बिकेगा। डिपेंड करता है आपका कस्टमर एक्विजिशन मार्केटिंग से हुआ या ऑर्गेनिकली हुआ है, ये मेक श्योर करना होता है। और उसका प्राइस क्या होगा, एवरेजली आप पहले तो उसकी प्राइस कैलकुलेट करना अपने कीचेन की। कीचेन्स में 100% से लेके 300% का मार्जिन भी होता है, क्योंकि एक एवरेज कीचेन 30 रुपए तक का बन जाता है। एवरेज कीचेन 30-35 रुपए में बन जाता है पूरे का पूरा, एंड टू एंड फिनिशिंग के बाद, पूरा लगाने वगैरह के बाद। अगर नहीं बन रहा है आपका, तो SD Fine Art से मटेरियल सप्लाईज चेक करना, वो बनने लग जाएगा। और जब वो बनेगा तो आप उसमें 100 से लेके 300% का मार्जिन इजीली रख सकते हो, इजीली रख सकते हो, एंड इट विल सेल लाइक एनीथिंग, है ना? तो छोटी चीजों पे ज्यादा मार्जिन होता है, बड़ी चीजों पे कंपैरेटिवली कम मार्जिन होता है। बाय द वे, जो मैंने आज आपको वेबसाइट नहीं दिखाई थी sdfinearts.com, वहां पे जब आप जाओगे तो आपको एक एवरेज मार्जिन का वो भी मिलेगा कि आपको एक एवरेज मार्जिन क्या रखना होता है एक प्रोडक्ट के लिए। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करके फिर से दिखा रहा हूँ शालिनी। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको वेबसाइट को लोड होने दो 1 मिनट के लिए, और आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे एक आई का बटन है ना? आई का बटन है, रिटेल प्रॉफिट मार्कअप पे जब आई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो मार्केट एनालिसिस कहता है किचन के प्रोडक्ट 50 से 80% मार्जिन पे बेचे जाते हैं। दोबारा से आई पे क्लिक कर रहा हूँ। फर्नीचर प्रोडक्ट्स 30 से 60%, ज्वेलरी प्रोडक्ट्स 200 से लेके 500%, और होम डेकोर प्रोडक्ट्स जो हैं वो 40 से लेके 80% के मार्जिन में आमतौर पे सेल होते हैं। तो जब आप इस कैलकुलेटर को यूज करोगे, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चूज कर लेना कि क्या मार्जिन है, और चेक कर लेना फॉर योरसेल्फ, कि आपको बहुत 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 हेल्प करेगा इन डिटरमाइनिंग कैसे कैसे क्या होगा, है ना? चलिए, थैंक यू फॉर नाउ। कुछ भी होता है प्लीज बताइएगा, मैं चाहे क्लास में हूँ चाहे क्लास के बाहर हूँ, आई स्टे कनेक्टेड। क्वेश्चंस आप बाहर भी पूछ सकते हो, आई मेक श्योर माय टीम कन्वेज इट टू मी एंड आई कन्वे इट टू यू। फीडबैक मुझे जरूर देना, हाउ वाज द क्लास टुडे, और अगले हफ्ते मिलेंगे ब्रांडिंग में, जहां पे आपकी परसीव्ड वैल्यू बढ़ाएंगे ब्रांड की, जिससे कि आप एक हायर प्राइस भी कोट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, एंड एक बेटर सर्विस भी दे सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, और एक बेटर ब्रांड बिल्डिंग करेंगे आपके प्रोडक्ट के लिए। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। आज था पहला दिन, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, अगली बार अगले हफ्ते इसको और जोरों शोरों से और बढ़ाएंगे। टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड, एंड आई होप यू लाइक द सेशन। बाय।